गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की इनकम टैक्स की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट बुक है जो आप लोगों को मिल रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 2023-24। दैट असेसमेंट ईयर इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। तो ये 4 बुक्स होंगे, ये वॉल्यूम 1 है, ये रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 तुम सबके पास है। ओके, अभी पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली पहली क्लास होती है तो पहले क्लास में थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दूंगा तुमको टैक्स के बारे में और फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, कुछ 15 मिनट्स आई विल डू एन इंट्रोडक्शन विथ यू एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ चैप्टर। बुक ठीक है ना, बुक मिल गया आपको? ओके सर, गुड। आ जाओ कंटेंट्स पे प्लीज, कंटेंट्स पे आ जाओ। मैं सब कुछ बता दूंगा, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये कंटेंट्स पे पहुंच गए। कंटेंट्स में आप देखो पहला 3 आइटम क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड प्रेपरेशन टिप्स, मतलब जिसमें हम लोग के बैच का, हमारे कोर्स का पूरा डिटेल्स है, पढ़ाई कैसे करनी, घर पे कैसे क्या वगैरह वो लिखा है। तो ये इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन टिप्स ये तुम्हारे लिए है। इसके बगल में लिखो प्लीज सेल्फ रीड। मतलब ये लिखाने में टाइम वेस्ट होता है, ये 2-3 पेजेस का है कि कोर्स डिटेल्स क्या, एक स्टूडेंट को रहता है ना कि सर पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या होता है नहीं होता कोर्स, तो वो सब कुछ डाला हुआ है प्रिंट में, ताकि मैं ऐसे बता दूंगा, मतलब उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ज्ञान है वो तो मैं बता ही दूंगा, पर मैंने लिख के भी तुम्हारे लिए डाल दिया है ताकि कभी भी तुम चाहो उसको पढ़ सको। सेकेंड, एक स्टूडेंट को दिक्कत आता है कि सर हाउ टू राइट इन एग्जाम, क्योंकि फाउंडेशन से जब आप लोग निकल के आते हो सीए और सीएमए में, सीएमए में तो ऐसे टाइपिंग एग्जाम होता है एंड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं उसमें, और सीए के अंदर भी 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, 2 पेपर राइटिंग, इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक लिखने का पैटर्न आना बहुत जरूरी है। छोटे क्लास में नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू राइट गुड, बट अब तुम बड़े हो चुके हो, इंटर में आने का मतलब है तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, सो योर राइटिंग लेवल हैज टू बी गुड। तो उसके लिए भी मैं बोलते रहूंगा, हालांकि इनमें भी जो लिखा हुआ है ना वो मैं टाइम टू टाइम तुम लोगों को पूरे कोर्स के दौरान, बैच के दौरान बोलते रहूंगा, सब समझाते रहूंगा, पर मैंने प्रिंट में भी लिख के डाल दिया ताकि तुम कभी भी देख सको। ये भी सेल्फ रीड है, ठीक है। हम लोग का क्लास, आज की क्लास ये स्टार्ट होगी बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये नहीं कि इधर उधर की बात है, बेसिक कंसेप्ट मतलब इनकम टैक्स, डायरेक्टली इनकम टैक्स चालू हो रहा है बेसिक कंसेप्ट में। ओके, इसमें इनकम टैक्स का भरपूर ज्ञान है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस विल इनिशिएट आवर बैच। आज की क्लास का टाइटल ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पोडियम पे क्या लिखा हुआ है? बेसिक कॉन्सेप्ट। तुम लोग हमेशा देखोगे कि वेन एवर आई एम टीचिंग, मैं फालतू की चीजें बैठ के नहीं लिखता, एकदम काम की बात। जैसे ऊपर मेरे लिखा हुआ है इनकम टैक्स, यानी ये इनकम टैक्स की अपनी क्लास है। सेकंड पोडियम पे क्या लिखा है? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो इनकम टैक्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं पढ़ाने वाला हूं। देखो तो पेजेस कितने उसके, 1 to 22, यू कैन सी दैट, दिख रहा है ना, बगल में ही तो लिखा हुआ है। तो 22 पेज का चैप्टर है, मतलब एक्चुअली होगा 20 पेज का। तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड इट विल टेक अराउंड 3 क्लासेस फॉर मी टू फिनिश इट ऑफ। ओके, कंटेंट्स क्लोज करते हैं। अच्छा, छोटी छोटी बातें। कॉपी, सबसे पहले कॉपी। तुमको अभी कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमको अभी कॉपी खोलने की जरूरत नहीं, अभी खाली एक बार बोर्ड पे बस देखो। मैं यूजुअली जो भी पढ़ाऊंगा बहुत सुंदर से मैं कॉपी नोट्स बनाते चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब बाय द एंड आवर बैच इज ओवर, यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉपी नोट्स एंड मेरा कॉपी वर्क जो बोर्ड पे तुम लोग के साथ अभी होगा काफी फेयर होगा। मतलब मेरी हैंडराइटिंग गुड है, मैं बहुत अच्छे से लिखता हूँ, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट प्रॉपर। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे तुम लिखते जाओगे, तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर कॉपी नोट्स रहेगा। आज की पहली क्लास में कॉपी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1-2 क्लास तक मैं ही बहुत ज्यादा पढ़ाते रहता हूँ बुक से डायरेक्टली। सो कॉपी का तुमको 1-2 क्लास में उतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ वेन एवर यू परचेज अ कॉपी, यू ब्रिंग अ कॉपी टू द क्लास, ट्राई टू बाय रूल्ड। रूल मतलब सिंगल लाइन, प्लेन कॉपी मत यूज करना। प्लेन कॉपी से तुम्हारे जो नोट्स होंगे ना वो बिखर जाएंगे। प्लस आपको एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में भी जब आप जाओगे आंसर देने तो आपको रूल्ड कॉपी मिलता है, लाइक दिस, दे गिव यू द आंसर शीट विच हैज सिंगल लाइंस। सो प्लेन कॉपी प्लीज यूज मत करना, सिंगल लाइंस कॉपी प्रेफर करना। उससे नोट सर्च के बनेगा, जैसा मैं बना रहा हूँ एकदम वैसा। आई गिव एवरीथिंग। मैं जब बुक में जाऊंगा उसका पेज नंबर, कॉपी में जाऊंगा उसका पेज नंबर, सब रेफरेंसिंग किया हुआ रहेगा। कॉपी में प्लीज पेज नंबर्स जरूर जरूर डालना, मतलब कॉपी का पहला 1-2 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ देना कि फर्स्ट क्लास में सर ने ये पढ़ाया। मेरे हर क्लास का एक टाइटल होता है, एक नाम होता है। जैसे आज की क्लास का टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1,
तो हर क्लास का एक टाइटल है, तो तुम लोग एक पूरा इंडेक्स बनाओगे, फर्स्ट क्लास ये टाइटल था, इतना कॉपी का इतना पेज से इतना पेज सर पढ़ाया, सेकंड क्लास में ये पढ़ाया, थर्ड क्लास में ऐसे पढ़ाया. सो इट विल हेल्प यू अलॉट. तुम कभी भी फ्यूचर में जब टैक्स को रिवाइज करने बैठोगे ना, तो यू विल हैव एवरी पेज नंबर रेफरेंस फॉर एवरी क्वेश्चन, ताकि तुमको ढूंढने में आसानी हो, इधर उधर भटकना नहीं पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉपी वर्क करेगा एकदम प्रॉपर. आज नहीं है इसलिए अभी हटा रहा हूं इसको, ठीक है. अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है. कम टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स. पहुंच गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. ये रहा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. एवरी चैप्टर दैट स्टार्ट्स has a topic sheet like this. मतलब when you start a chapter you know in advance कि इसके अंदर ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इससे हम लोग को याद रहता है कि अच्छा इस चैप्टर में ये सीखा, वरना क्या होगा, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे. अब इसमें स्टार्ट करने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ. लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ये बातें मैं आने वाले कुछ क्लासेस तक बार बार बोलता रहूँगा. लेट्स से 4-5 क्लासेस तक ये सब चलता रहेगा जहाँ मैं बार बार तुम लोग को रिमाइंड करता रहूँगा. टैक्स, माई सब्जेक्ट इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स सीए इंटरमीडिएट के अंदर 60 मार्क्स का होता है और सीएमए इंटर जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर 50 मार्क्स का होता है. इनकम टैक्स सीए और सीएमए का जो कंटेंट है पूरा का पूरा सेम है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है. इनकम टैक्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मतलब अगर आपको एक प्रोफेशनल के करीब कोई सब्जेक्ट लेके जा रहा है तो वो इनकम टैक्स है. तुम लोग अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, तुम पहली बार एक्सपोज्ड हुए हो टू सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट ऑलरेडी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सीए बने हो गए इतना टाइम, तो आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स विच यू डोंट नो राइट नाउ, विच यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. पर मैं अभी बता रहा हूँ, जब आप रियल लाइफ में काम पे उतरोगे ना, तो आप जो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो इसमें से मैक्सिमम काम नहीं आएंगे. सच बोल रहा हूं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उतने काम नहीं आने वाले आपको, जो इतना लग रहा है कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट वो पूरा, अभी भी इंटरमीडिएट तक में जो अकाउंट्स का एक फ्लेवर होता है वो थोड़ा 11-12 से आता है और थोड़ा हाई फाई भी आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो वो वाला अकाउंट्स, और जब कंप्यूटर में एसएपी नाम सुना है किसी ने? ये हर कंपनी में ना एक सॉफ्टवेयर होता है काम करने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं सैप, एसएपी. तो वहां पे जो अकाउंट्स बनता है तुम देखोगे भयंकर डिफरेंट है, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा. तुम जो डेबिट क्रेडिट सीखे हो तुम्हारा ऐसा मतलब कटेगा ना, मैं बता नहीं सकता, पूरा एकदम हिल जाएगा. तो जो आज तुम सीख रहे हो वो वहां काम नहीं आएगा, वहां अलग ही लेवल का कुछ दुनिया में काम चल रहा है, ठीक है. कॉस्ट जो तुम सीख रहे हो हल्का सा काम आएगा, कभी इन्वेंट्री का ऑडिट करना है तो करना है, वरना कॉस्ट भी काम नहीं आने वाला. एफएम काम नहीं आने वाला, आई एम टेलिंग यू. बहुत थोड़े थोड़े काम आएंगे. लॉ थोड़ा काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा. थोड़ा सा काम आएगा, जैसे कंपनी लॉ वाला पोर्शन थोड़ा काम आएगा, बाकी जो आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सीख रहे हो, नो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है. ऑडिट सब्जेक्ट जो इतना बड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो काम आएगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम सीए के अंदर आर्टिकलशिप करोगे तो वही उनका मेन काम होता है, तो वो थोड़ा काम आ जाएगा, बट लॉ उतना नहीं आएगा. लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, टैक्स काम आएगा. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे उतरोगे, इनकम टैक्स विल हेल्प यू अ लॉट. Many people who get into this articleship, no, by the time they clear their intermediate exam, उसके 3-4 महीने बाद आर्टिकलशिप चालू होता है, तब तक वो सारा टैक्स भूल जाते हैं, क्योंकि टैक्स जितना डेटा इंटेंसिव कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है. यहाँ 5 मिनट के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है जो किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, तो भूलने की टेंडेंसी बहुत हाई है. तो क्या किया जाए, एक ही तरीका है, डेली रिविजन. अभी यहां से हम लोग का पूरा बैच चालू होगा, तो 3 to 3.5 मंथ्स तक अराउंड 70 क्लासेस, पूरा क्लासेस चलेगा डेली, अर्ली मॉर्निंग एकदम 8 से 10 के स्लॉट में 2 घंटे में क्लास दूंगा. और डेली मैं क्या करूंगा, आफ्टर द क्लास इज ओवर, नो, आई विल मेक अ 5 to 10 मिनट्स रिविजन वीडियो ऑफ द क्लास, कि आज मैंने ये पढ़ाया था उसका एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, एंड आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. मेरा एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है डेली रिवीजन, उसमें मैं पुट कर दूंगा. तुमको डेली रिवाइज करना है, ठीक है, तुमको डेली रिवाइज करना है. इनकम टैक्स पढ़ते वक्त 2 अप्रोच हो सकते हैं. एक अप्रोच एक स्टूडेंट का होता है कि इट इज आई हैव गॉट 8 सब्जेक्ट्स और व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आई हैव इन सिलेबस, इट इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स आई हैव टू स्टडी. इट्स लाइक दैट, एक मतलब गिविंग इट द सेम इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. एक ये अप्रोच होता है. Second approach होता है that you want to master income tax, because later on in life, let's say after 1 year or 2 years or even after qualifying, the only thing that will help you in the market to prove yourself either as an employee or as a practicing professional will be taxation. You are known by taxation.
मैं फॉर लास्ट 10 years आई वॉज टीचिंग लॉ एंड ऑडिट, बट वेन आई मीट नॉर्मल पीपल जो CA VA बैकग्राउंड के नहीं है, वो मेरे से कभी लॉ ऑडिट का सवाल नहीं पूछते। मैं किसी शादी में जाऊं, किसी पार्टी में जाऊं, दोस्तों के साथ खाऊं, nobody will ask me law audit, they will only ask me यार इनकम टैक्स का क्या करना है, GST का क्या करना है। They will only ask me questions related to tax because my profession is known by that only. For an outsider, chartered accountant does not mean accountant. They will not, nobody is going to ask you कि इसका एंट्री क्या होने वाला, जर्नल एंट्री, ठीक है। सब एक ही चीज सवाल पूछेंगे आपसे, टैक्स का। तो दूसरा अप्रोच होता है कि हम टैक्स पढ़ें विद द एटीट्यूड ऑफ अटेनिंग मास्टरी इन टैक्सेशन। मैं सेकंड वाले एटीट्यूड से पढ़ाऊंगा, पर ऑब्वियसली आई विल नॉट बर्डन यू। मैं पढ़ाते वक्त बहुत कुछ अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ सजा के परफेक्शन के साथ, बट आई ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट यू कि तुम आज ही परफेक्ट हो जाओगे। इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। मैं पढ़ाते वक्त परफेक्टली सब कुछ दूंगा और मैं बताता रहूंगा कि देखो ये वाला है ना सिर्फ रेफरेंस के लिए, इसको याद नहीं करना, और ये वाला नेक्स्ट जो है ये याद करना है, ये रेफरेंस के लिए नहीं है। सो आई विल टेल यू, तो तुमको वो लोड नहीं लेना। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि सर जो आप ये सेक्शन नंबर पढ़ा रहे हो इनकम टैक्स में तो सेक्शन नंबर है, तो सर सेक्शन नंबर क्या हमको याद रखना है क्या, ये रूल नंबर याद रखना है क्या। और इनकम टैक्स के जो सेक्शन नंबर होते हैं ना, वो लॉ से बहुत हाई फाई है। लॉ में क्या है ना कि आप खाली सेक्शन नंबर बोल दो, बात खत्म। इनकम टैक्स में नहीं चलेगा। इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर बोलो, ब्रैकेट में सब सेक्शन नंबर बोलो, फिर ब्रैकेट में क्लॉज नंबर बोलो, तब जाके शांति मिलता है उनको। इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर का एक अलग ही मतलब झोल चल रहा है। सो आई विल टीच यू सेक्शन नंबर, बट आई विल नॉट आस्क यू टू लर्न सेक्शन नंबर। मैं तुमको पहले बोल दूंगा कि देखो सेक्शन नंबर याद नहीं रखना, खाली पूरे अपने ये 70 क्लासेस के बैच में केवल कुछ जगह ऐसी होगी जहां आई विल पर्सनली टेल यू कि यार ये वाला याद कर लो, ये सेक्शन नंबर याद कर लो, जरूरी है, बस वहीं आप सेक्शन नंबर याद करोगे, वरना सेक्शन नंबर याद करने का लोड नहीं लेना। आई विल टेल यू रूल नंबर, पर तुमको रूल नंबर याद करने का लोड नहीं लेना। आई विल टेल यू केसों का नाम, पर तुमको केसों का नाम याद करने का लोड नहीं लेना। तो मेरे पढ़ाते वक्त ऑब्वियसली आई विल टीच अ लॉट, बट एट द सेम टाइम आई विल मेक योर लाइफ इजी। आई विल टेल यू ये रेफरेंस के लिए और ये रट्टा के लिए, ठीक है, वो पहले से पता रहेगा अपने को। ओके, तुम्हारा एटीट्यूड या अप्रोच क्या होना चाहिए? इनकम टैक्स की क्लास पढ़ी, क्लास देखा, और क्लास देखने के बाद जबरदस्त रिवीजन। कोई भी और सब्जेक्ट तुम इतना रिवाइज करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स में फर्क पड़ेगा। टैक्स में आई एम टेलिंग यू बहुत फर्क पड़ेगा। आज ही इंट्रोडक्शन के दौरान जब मैं आगे मूव ऑन करूंगा ना, आई विल शो इट टू यू, ठीक है, कि किस तरह से अफेक्ट करता है। एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। बाकी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है कि मैं एक चैप्टर पढ़, स्टूडेंट एक चैप्टर पढ़ लिया फिर छोड़ दो, अब वो मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं अपनी लाइफ के साथ, वो चैप्टर मैं बाद में कभी रिवाइज कर लूंगा। दैट इज द एटीट्यूड। ओके, यहां तो कतई नहीं है। यहां पे मैंने आपको सपोज एक चैप्टर है, अभी बताऊंगा, सैलरीज एक चैप्टर है, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते छोड़ देंगे हो गया खत्म ना चैप्टर, नहीं, क्योंकि आगे जाके जब हम लोग फुल टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे तब वापस से उस चैप्टर में जो जो पढ़ा है सब काम आएगा। तो यहां पर क्या होता है, यू हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑन योर शोल्डर एवरी टाइम। वो जैसे युद्ध में होता था ना वो अर्जुन, कि हर वक्त पीछे अपना तीर का स्टॉक खुद लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो धनुष तीर का जमाना था, तो अगर उसके पास स्टॉक में 5 तीर है तो 5 ही बार तो वो फायर कर पाएगा, तो उसको अपना स्टॉक खुद कैरी करना पड़ता है। यहां पे वही बात है, यू हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ 10 चैप्टर्स ऑन योर शोल्डर एवरी टाइम। यू कांट ड्रॉप देम कि नहीं बाद में रिवाइज कर लेंगे, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपसे समझ नहीं होगा। तो यहाँ पे डेली रिविजन इज नेसेसरी। तो रिविजन ना यहाँ पे 3-4 तरीके से होगा। 3-4 तरीके से कैसे होगा? फर्स्ट तो क्लास खत्म हुई, क्लास के बाद ही आई विल पुट अ रिविजन वीडियो इन द नाइट, लेट्स से जब मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे दिन में 3 क्लासेस हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा इन द नाइट स्लॉट और इवनिंग स्लॉट आई विल पुट अ रिविजन वीडियो। तो ये हो गया डेली रिविजन, ठीक है। डेली रिविजन से क्या बेनिफिट होता है कि आज ही क्लास पढ़े थे, आज जितने भी तुमने क्लासेस किए 3-4 जो भी टीचर्स का क्लासेस किया, फिर रात को ही संग संग रिविजन कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग में लोड हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है, व्हेन आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग, अभी इंट्रो चल रहा है 10 मिनट, अभी इंट्रो चल रहा है, उसके बाद मैं चैप्टर में घुस जाऊंगा, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट आवर क्लास इन द मॉर्निंग, आई डोंट हैव टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इनटू रिवाइजिंग प्रीवियस क्लास, क्योंकि ये मैं देखा हूं कि जब एक क्लास चालू होती है तो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, नई क्लास, नई बातें, मजा आएगा। पर वहीं अगर उसको शुरू में क्लास के 10 मिनट पहले वाले क्लास का पूरा ज्ञान सड़ाक करके बोला जाए, स्टूडेंट की एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है, और 10 मिनट के बाद द स्टूडेंट लूजेस
his energy and enthusiasm for the new topic that we were studying. तो I don't want to do that. इसलिए पिछले दिन का रिवीजन वो YouTube पे चला गया, डेली रिवीजन चैनल पे, वहीं पे देख लो. अगले दिन फ्रेश नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे. वो जोश बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम याद नहीं कर पाओगे. तो याद करने के लिए, मेमोरी के लिए, दैट एंथ्यू इज वेरी वेरी नेसेसरी. मुंबई में ना एक भाषा चलती है, एंथू कटलेट. एंथू कटलेट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ऑलवेज वेरी एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, उसको बोलते हैं एंथू कटलेट. तुमने वो देखा होगा, एक एक्टर है रणवीर सिंह, सही नाम बोला ना मैंने, ठीक है. वो जैसे कोई भी तुम इंटरव्यू देखोगे एकदम फट के एनर्जी निकलता रहता है, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एंथू कटलेट. सो अ स्टूडेंट हैज टू बी लाइक दैट. अगर स्टूडेंट में एंथू एनर्जी नहीं होगा ना, वो इतना जो उसके ऊपर नॉलेज आ रहा है, इस 6 महीने में तुम्हारे को इतना नॉलेज मिलने वाला है हर सब्जेक्ट में मिला के, जो तुमने अपने लास्ट जितने भी साल तुम पढ़ाई की हो, बचपन से लेके आज तक, केजी से लेके फाउंडेशन तक, वो पूरा मिला दो और इंटर का अकेला पूरा सिलेबस मिला दो, बराबर है. इतना नॉलेज मिलेगा 6 महीने के अंदर. तो यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट एंड एब्जॉर्ब इट इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक एंड हैप्पी अबाउट इट. यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट इट. और एंथुसियास्टिक रहने का एक ही तरीका है, यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम. आप लैग बिहाइंड नहीं कर सकते, ठीक है. यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम, तब तो मजा आएगा. देखो, अगर टॉप ऑफ द गेम पे रहोगे तुम अपने, टॉप ऑफ द गेम का मतलब वॉट एवर इज योर परफॉर्मेंस लेवल, उसके टॉप पे अगर तुम उस लेवल पे रहे, तब तो तुमको मजा आएगा. वरना तुम्हारा यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ लूजर. लूजर मतलब यहां पे क्या है, बीच का कुछ है ही नहीं. या तो आप टॉपर हो या आप लूजर हो, ऐसा है. मतलब या तो यू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, नहीं तो तुमको हर वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटते जाएगा. एंड आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स इनटू दिस प्रोसेस यू विल ब्रेक डाउन कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, अब तो ये आदमी क्या बोलता है समझ में नहीं आता कुछ भी मेरे को. इट विल हैपन. तो वो तुमको अपने गेम पे टॉप पे रहना है, तुमको अपना परफॉर्मेंस पीक रखना है डेली. अगर कॉलेज नहीं है, तुम्हारा अटेंडेंस कंपल्सरी, तब डेली कम से कम 4 क्लास करनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की मिला के 4 क्लास. और अगर कॉलेज है तो 3 क्लास करनी चाहिए कॉलेज के साथ. तो इतना पढ़ना पड़ेगा डेली. और फिर वो रात को रिवीजन भी करो जो भी टीचर लोग पढ़ाया. तो रिवीजन एक तो होता है डेली रिवीजन, दूसरा रिवीजन होता है चैप्टर वाइज रिवीजन. व्हाट डज दैट मीन? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक चैप्टर है जिसको पढ़ाने में लेटेस्ट से मुझे 9 क्लासेस लगे. कितना? 9 क्लासेस. तो 9 क्लासेस का डेली रिवीजन तो गया है. After the 9 classes are over, I will combine all that daily revision and you will have a 2 hours revision class of that entire chapter. कि पूरा चैप्टर का एकदम 2 घंटे का सड़क से रिवीजन क्लास है फुल. दैट रिवीजन क्लास विल बी गिवन. दैट इज द सेकंड लेवल ऑफ रिवीजन कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है. वो रिवीजन क्लास जो मेरी होती है ना, बड़ी वाली 2 घंटे की कंबाइंड, उसमें मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में एक फैसिलिटी होता है टाइमलाइन डालने का कि भाई इस इतने टाइम पे ये टॉपिक, इतने टाइम पे ये टॉपिक, तो मैं उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे रिवीजन वीडियो अपने डाले हुए हैं, ठीक है. वो उसमें तुम देखोगे भी पूरा टाइम वाइज ब्रेकअप रहता है कि सब वो सैलरी चैप्टर पढ़ लिए, अब मेरे को ना सिर्फ एक ही टॉपिक रिवाइज करना है उसके अंदर, जिसका नाम है रेंट फ्री एकोमोडेशन. तो कहाँ जाऊँ? वो नीचे अपने आप ही वहाँ दिखेगा तुमको, ये रेंट फ्री, यहाँ क्लिक किया, वो रिवाइज हो गया. तो पूरा टाइम के साथ ब्रेकअप के साथ रहेगा. तो दैट इज आवर सेकंड रिवीजन विच इज फुल चैप्टर रिवीजन. फुल चैप्टर रिवीजन तुमको बहुत काम आएगा, बिकॉज एक दिन फाइनली जब हम लोग बड़े बड़े सम्स में जाएंगे टैक्स कंपटीशन में, तब ये वाला पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा. दैट यू कैन डू. थर्ड क्या होगा, जब पूरा का पूरा अपना बड़ा होते जाएगा, मतलब जैसे मान लो मैंने 5 हेड्स पढ़ा दिया. ये 5 हेड्स क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में. 5 हेड्स पढ़ा दिया पूरा, तो मैं उसका भी एक जंबो रिवीजन बना दूंगा. वो रिवीजन हो जाएगा जोड़ जाड़ के, लेट से 12 घंटे 14 घंटे का. तो वो एक और बड़ा महा रिवीजन रहेगा इस तरह से. तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिवीजन रहेंगे. यहाँ पर अब मैं इस चैप्टर में एंटर ही करने वाला हूँ और टैक्स के बारे में एक एक करके बातचीत करने जा रहा हूँ. ओके, इसके पहले कोई भी बात पूछ लो मेरे से, नहीं है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अभी अपने को 2-3 क्लास तक कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. अभी सिर्फ टैक्स. नाउ कुछ समय पहले मैंने 5 हेड्स का अपना एक इनकम टैक्स का बैच लिया था, जो अभी भी चल रहा है. दैट वॉज अ वेरी स्पेशल बैच ओनली, जहाँ पे मैं सिर्फ 5 हेड्स पढ़ा रहा था, ठीक है. इट वॉज अ वेरी स्पेशल बैच, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट बैच एंड दिस बैच, ठीक है. उस बैच में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी टैक्स कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, ठीक है. वो बैच बहुत अच्छा रहा. मतलब आई हैव लॉन्च्ड इट जस्ट क्लोज टू एग्जाम. नवंबर में एग्जाम है और मैंने अगस्त में वो बैच लॉन्च किया है, ठीक है. तो अगर नवंबर में एग्जाम है किसी का और नवंबर की कितना, अक्टूबर सितंबर अगस्त, 3 महीने पहले अगर मैं एक बैच ले रहा हूं, तो आप समझ रहे हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इनकम टैक्स क्लासेस समवेयर, बिकॉज नवंबर में अगर किसी का एग्जाम है तो दैट स्टूडेंट विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम फेब्रुअरी. तो ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट बैच दे हैव स्टडीड टैक्स समवेयर.
अपने आप सेल्फ स्टडी बोल लो, चाहे टीचरों से बोलो, पढ़ा हुआ है उनका। तो वहां पर जब मैं पढ़ाता हूं तो आई अज्यूम सर्टेन थिंग्स कि आपको ये पता होगा, ठीक है। बट इस बैच में क्या है, you are straight out of foundation, you have never studied or touched taxation in your entire life, you are standing at level number 0। तो यहां पे जो अपना पढ़ाने का स्टाइल होगा वो पूरा लेवल 0 से होने वाला है। मैं एकदम बेस से पढ़ाऊंगा, एक वर्ड या एक बूंद भी मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुमको पता होगा, मैं पूरा नए तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, स्टार्ट करने जा रहा हूं। इनकम टैक्स, हैवी सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू अगेन। ये आज मजा आता है पर जब समय बीत जाता है तब हार्ड लगने लगता है, बिकॉज हम लोग भूलते हैं। तो मैं भूलने नहीं दूंगा, उसमें मैंने 2-4 चीजें की हैं ताकि तुम्हारा मेमोरी पावर बहुत अच्छा रहे। नंबर 1, मेरे नोट्स बहुत भयंकर सजाए हुए हैं, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जो अपना बुक पूरा खुद बनाता है, खुद फॉर्मेट करता है, ठीक है। मुझे पूरा अच्छी तरह से सब कुछ आता है ये सब, आई डोंट नीड अ डिजाइनर टू हेल्प मी। एक एक चीज बैठ के मैंने खुद फॉर्मेटिंग करके बनाया। तो मेरे बुक का जो लेआउट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है नोट्स का, इट इज परफेक्ट। वो बहुत मैटर करता है। इंफॉर्मेशन ना जितना सजाया हुआ रहता है ना, ऑर्गेनाइज रहता है, उतना अच्छा याद होता है। हमारे माइंड के अंदर भी कंप्यूटर की तरह ही फोल्डर्स में डेटा स्टोर होता है। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, यू रिटेन इट। सेकेंड, मैंने क्या किया कि जगह जगह मैंने डायग्राम्स डाले हैं, एग्जाम्पल डाले हैं और टीचर्स नोट डाला है। टीचर्स नोट क्या होता है, 1-1.5 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया इस तरह का चीज कि जब भी मैं कोई चीज को पढ़ा रहा हूं, अब उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेनेशन मैं लिख के दे देता हूं वहीं पे कि नीचे में डिब्बा है टीचर्स नोट, वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो आपको रट्टा नहीं करना है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए कि सर क्लास में ये बोला था, देखो लिखा हुआ है। तो जगह जगह मैंने वो टीचर्स नोट भी डाल दिए ताकि तुमको एक्सप्लेनेशन वगैरह में भटकना नहीं पड़े। थर्ड थिंग, व्हेन आई टीच आई विल गिव यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल्स। मैं अपने एग्जांपल दूंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होता है ना वो सबसे ज्यादा टीचर की लाइफ में इंटरेस्टेड होता है कि टीचर ये कैसे टीचर बना, ये कितना पैसा कमाता है, अभी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे वो सब। तो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, एवरीवन डज दैट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोग जिसको देखते हैं, हम मतलब ये इंसान की ना फितरत होती है। तुम कल जब आर्टिकलशिप में जाओगे साल भर बाद, तो जिस सीए के अंदर तुम काम करोगे, तुम दिन भर उसकी लाइफ का एनालिसिस करना चालू कर दोगे। ये क्या करता है, ये कैसे कमाए, ये प्रैक्टिस में क्यों है, क्लाइंट से कैसे बात करता है, इसकी बीवी बच्चों के साथ रिश्ता कैसा है, सब कुछ। यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो अब तक जब तक वो नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तब तक टीचर लोग हैं, तो टीचर लोग का एनालिसिस चालू। तो स्टूडेंट फील्स द एग्जाम्पल्स ऑफ अ टीचर। मैं अपने एग्जाम्पल दूंगा ना कि मैं इतना इनकम टैक्स दिया या मेरा इस हेड में जाएगा उस हेड में, दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो आई विल गिव यू लॉट ऑफ माय पर्सनल एग्जांपल्स, प्लस ऑब्वियसली मेरी लाइफ 100% भी नहीं है, तो दुनिया के सारे एग्जांपल्स तो मेरी लाइफ में हो नहीं सकते एट दिस एज। तो देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो, सो आई विल गिव यू मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जांपल। एक दिन आएगा जब तुम टैक्स में लिखा हुआ है सारा थ्योरी व्योरी सब भूल जाओगे, तुम सम्स भूल जाओगे, पर तुम एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। वो एग्जाम्पल लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ याद रहेगा और तुमको उस एग्जाम्पल के स्ट्रेंथ पे टैक्स का नॉलेज याद रहेगा। तो आई विल गिव यू दैट टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं। सम्स, जैसे आपके अकाउंट्स में सम्स होता है, कॉस्ट में सम्स होता है, टैक्स में भी सम्स होता है। टैक्स में भयंकर सम्स होता है, ठीक है। आई एम टीचिंग इनकम टैक्स एंड नॉट जीएसटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज जीएसटी में सम्स बहुत कम होते हैं। जीएसटी इज थ्योरी 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 थ्योरी, मच लाइक लॉ एंड ऑडिट, ठीक है। इनकम टैक्स इज नॉट लाइक दैट, इट हैज गॉट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, भयंकर न्यूमेरिकल है, भयंकर सम्स है। तो वो सारा सम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। सब सम्स, बहुत सारे सम्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई विल शो यू। एक बार कंटेंट्स में जाओ, ये देखो कंटेंट्स में, ये वॉल्यूम 1 वाली किताब है, इसमें बेसिक कंसेप्ट है और 3 चैप्टर डाले हुए हैं, ठीक है। ये जैसे सपोज पहला चैप्टर क्या लिखा है, सैलरीज। तो जब ये सैलरी चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा ना 80 पेज का, 80 पेजेस का, इस 80 पेजेस के अंदर देयर आर अराउंड 60 क्वेश्चन आंसर्स। कितने? 60। तो वो चैप्टर के दौरान ही पढ़ लेंगे 60 क्वेश्चन आंसर्स। पर फिर उतने से पेट नहीं भरा, टॉप अप। नीचे क्या लिखा है, P1 सैलरीज मोर प्रैक्टिस। ये P1 जो है, इसके अंदर वापस से बहुत सारे लंबे लंबे सॉल्व न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो वापस और प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, यू डू मोर एंड मोर एंड मोर। चैप्टर के अंदर 60 क्वेश्चन हो गया, फिर भी और 10-15 क्वेश्चन करेंगे लंबा लंबा सम से तुम सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, टू हेल्प यू, मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बैच 70 क्लास का होगा, 700 क्लास तो ले नहीं सकते। तो एक तरीका क्या है, मोर प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो मैं पढ़ाकर यूट्यूब में डालूंगा, वो क्लास में उसका लोड नहीं रहेगा। जैसे सपोज सैलरी मुझे पढ़ाने में लग गया 10 क्लास,
तो 10 क्लास से आई विल टीच सैलरी ग्रेड, 60 क्वेश्चन आंसर क्लास में हो गया। मोर प्रैक्टिस वाला जो है वो अलग से मैं पर्सनली कैमरे में पढ़ाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा, और मैं जो भी यूट्यूब में डालूंगा ना, यू विल हैव अ लिंक। लिंक कैसे मिलेगा? मेरा जो वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, मेरे वेबसाइट में ऊपर में पेजेस बने हुए हैं, अमेंडमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, उसमें एक पेज है इनकम टैक्स। तो वहां पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो मेरे इनकम टैक्स की जितने भी जंबो वीडियोस होते हैं वो सब डाले हुए रहते हैं। महा रिविजन वीडियो, अमेंडमेंट वीडियो, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर वीडियो, वो सब वहां पे डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो कभी भी लिंक होने वाला नहीं है, लिंक विल ऑलवेज बी देयर। तुम जब जाओगे वेबसाइट में इनकम टैक्स के पेज नीचे लिंक मिल जाएगा, खोल लिया, तो मोर प्रैक्टिस मैं पढ़ाऊंगा और वहां पुट कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोगों के क्लास का टाइम बचेगा। और एक चीज ये भी मैंने देखा है पर्सनली, कि जब अपने एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं जिसको पढ़ने में 9-10 क्लास लगा है, तो 10 क्लास के बाद आते आते ना स्टूडेंट थोड़ा सा वो हो जाता है, आई वॉन्ट अ न्यू थिंग नाउ, अब एक नया खिलौना चाहिए, खेलने के लिए नया चैप्टर चाहिए। तो उस वक्त अगर मैं मोर प्रैक्टिस में जाऊंगा तो यू विल स्टडी इट विद दैट इरिटेटेड एटीट्यूड कि अब इरिटेट हो गए हैं, तो इसलिए आई डोंट वांट टू इरिटेट यू, वो अलग से लेके रहेगा यूट्यूब में, तो बाद में अपने आप घर में फ्री होके रिलैक्स होके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना अप्रोच रहेगा। तो विल डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डाउट्स की गुंजाइश नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त ही मैं ऐसा बनाया हूं ना कि आई हैव कैप्चर्ड ईच एंड एवरी डाउट। डाउट्स को लेके आई से दिस थिंग ऑलवेज, टुडे ऑल्सो आई विल ऑब्वियसली रिपीट माई सेल्फ, आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको छोटी छोटी बात पे डाउट होता था। आई वॉज अ टॉपर, डोंट डाउट इट, मतलब मैं पढ़ाई में टॉपर था पर मैं डाउटफुल था। जो डाउट पूछता वो गधा नहीं होता, ठीक है। मैं टॉपर था पर मेरे को डाउट्स था, मेरे को छोटे छोटे बातों पे ज्यादा खुन्नस होता था कि यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, और मैं उस पर अटक जाता था, आई वुड लिंगर ऑन दैट पॉइंट। तो वो हैबिट ना मेरे अंदर आज तक है। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं पहले से सोच लेता हूं कि यार ये जो मैं बोला हूं ना, ये एक लाइन, इस लाइन पे स्टूडेंट को कहां कहां क्या क्या डाउट हो सकता है, तो वो प्री इमेजिन करता हूं एंड वो क्लास ही में मैं बोलते चला जाता हूं। तुम लोग को महसूस भी होगा, अभी एक हफ्ते से जो लॉ की क्लासेस जिन लोगों ने की है वो जानते हैं कि लॉ के अंदर भी डाउट पूछने का नौबत ही नहीं आ पाता, बिकॉज सारा चीज जो तुम सोच सकते हो पहले से मैं एडवांस में बता देता हूं। दैट विल हैपन हियर ऑल्सो, मैं एडवांस में बताते चला जाऊंगा, तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम जहां पे जाके अटक सकते हो वो पहले से मैं बता दूंगा, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, नाउ वी स्टार्ट फाइनली। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 22 पेजेस, लॉट ऑफ ज्ञान इज देयर टू बी लर्नड इन दिस। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते, अब चैप्टर पढ़ना हो गया। हाफ एन आवर का इंट्रोडक्शन। यहां से इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, पहला पॉइंट, व्हाट इज टैक्स। ये आएगा एग्जाम में, चांस ही नहीं है, ये सब तो इंट्रोडक्टरी मटेरियल है। टैक्स क्या होता है, टैक्स किस वर्ड से निकला, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही है क्या, टैक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्स, तो ये सब आने वाला है नहीं। सिंपली स्पीकिंग यू हैव टू पे टैक्स। देखो कोई चीज ऐसी होती है ना जो बहुत जोर से चुभती है पर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। टैक्स वही चीज है, बहुत चुभता है टैक्स, बहुत ज्यादा चुभता है। अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग अभी अर्न नहीं करते हो, तो तुमको तो चुभ नहीं रहा है, तुम मस्त हो एकदम लाइफ में। पर एक दिन आएगा जब यू विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग हैवी, और तब तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप इट। अब जो चीज करना ही पड़ेगा ना, उसमें मन से कर लो वही अच्छा है, कुड़ के करने से क्या फायदा है। तो टैक्स वही है, टैक्स को कितना ही जस्टिफाई कर लिया जाए कि टैक्स इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, समाज में रहना है तो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये सब बोलने की बातें, मन को मनाने की बातें हैं, ठीक है। अल्टीमेटली चुभता बहुत है, पर चुभना है पर देना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। द मोर यू अर्न द मोर यू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। हाँ, जब तक आप नहीं कमाओगे कोई आपको टोकने भी नहीं आ रहा, या आप कम कमाओगे तो कोई आपको टोकने भी नहीं आ रहा। मैं 15 साल की उम्र में मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, मतलब 10 का एग्जाम दिया और उसके बाद मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे, घर घर जा जाके मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता था। आई थिंक मेरी मंथली इनकम उस वक्त बहुत कम थी, 2,000-2,500 रुपये ऐसे ही कुछ होगा मंथली। तो मैं कमा रहा था बट इतना कम कि गवर्नमेंट ने बोल रखा था तुम तो मत ही दो, क्योंकि इनकम टैक्स में एक स्लैब होता है कि इतना रुपया तक आप कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो आप मत कमाओ या आप कम कमाओ तो आपको टैक्स नहीं देना, ज्यादा कमाओगे तब आ जाएगी गवर्नमेंट और बोलेगी टैक्स दो। तो कितना भी हम लोग जस्टिफाई कर ले वो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, टैक्सेस आर नेसेसरी बिकॉज सोसाइटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो एक एक्सपेंस है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बोझ किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो सरकार जो नहीं कमाते उनसे तो मांगेगी नहीं, जो कमाते हैं उसी से मांगेगी। तो एक ही काम का लाइन है बस इसमें, वो है ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन,
कि वो जो टैक्स का पैसा हम देते हैं वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, अब इंपॉर्टेंट, इंडिया में द मदर ऑफ ऑल लॉज इन इंडिया, भारत में बहुत सारे कानून हैं, भारत में बहुत सारे कानून हैं, उन सारे कानून कहां से पैदा हो रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द मदर ऑफ ऑल लॉज इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था, बट इट वाज मेड एप्लीकेबल ऑन द कंट्री फ्रॉम 26 जनवरी 1950 विच वी कॉल रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो संविधान से ही सारा कानून बह के निकलता है। तो इनकम टैक्स जो ये कानून हम पढ़ रहे हैं, ये कहां से बह के निकला है, संविधान से। वी वांट टू नो द एग्जैक्ट सोर्स, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट सोर्स, जस्ट वेट। मैं पढ़ाऊंगा बहुत कुछ पर फिर उसमें याद बहुत कम रखना है, ठीक है, इतना रट्टा मत मारना, खाली जो काम का मैं बता दूंगा क्या याद रखना है, तब तक मेरे को सुनो। कोई भी कानून जो आप पढ़ते हो, एक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, तो कानून के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ऐसे, ठीक है। हर कानून जो आप पढ़ोगे, चाहे आप जीएसटी एक्ट पढ़ो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो, चाहे कंपनीज एक्ट पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, सब में क्या होता है, सेक्शन नंबर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे। लेकिन संविधान के अंदर हम लोग सेक्शन नहीं बोलते, वी से आर्टिकल्स, वी से आर्टिकल। संविधान के अंदर भी वैसे ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट यू डोंट कॉल देम सेक्शन 1, सेक्शन 2, नो, यू कॉल देम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सुना है, फ्रीडम ऑफ, दिन भर तो इंटरनेट में यही चलता रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं, ये आजादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, यू विल नॉट से सेक्शन 19, यू विल से आर्टिकल 19, समझ रहे हो। तो संविधान के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर नहीं बोलते, हम लोग आर्टिकल नंबर बोलते हैं। आर्टिकल 19 गिव्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू गेटिंग माय पॉइंट। आर्टिकल 1 में इंडिया का डेफिनेशन है, इंडिया का भी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 में। तो संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे। जब आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तब उसके बाद चालू होता है शेड्यूल्स। क्या चालू होता है, शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल्स, एवरी शेड्यूल इज कनेक्टेड टू सम आर्टिकल, एवरी शेड्यूल इज कनेक्टेड टू सम आर्टिकल, ठीक है। तो शेड्यूल्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा हुआ रहता है। अब वन ऑफ द शेड्यूल्स इज देयर जिसका नाम है शेड्यूल 7, हाइलाइटर, ठीक है। तो पहले तो संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और फिर उसके बाद क्या है सर, शेड्यूल्स है। तो उसमें कौन सा वाला शेड्यूल आप बता रहे हो हम लोगों को, शेड्यूल नंबर 7 दिख रहा है। अब सीन ऐसा है सर कि शेड्यूल 7 बहुत लंबा चौड़ा है। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, क्या है, 3 लिस्ट है। वी कॉल देम लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। लिस्ट 1 को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, तीन लिस्ट है भाई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को क्या कहा जाता है, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को क्या कहा जाता है, स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये किस चीज का लिस्ट है, लिस्ट है तो कोई चीज का लिस्ट होगा, किस चीज का लिस्ट है मैं बता रहा हूं। इसमें ना लिस्ट बनाया हुआ है बहुत सारे आइटम्स का जिसके ऊपर सरकार कानून बना सकती है, गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन दैट। तो एवरी लिस्ट हैज गॉट लॉट ऑफ आइटम्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर, ये पहला वाला, यूनियन लिस्ट के अंदर जो आइटम्स दिखे हुए हैं उनके ऊपर कानून बनाने का हक केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए हुए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट, हिंदी में बोलेंगे राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा विधान परिषद में बनाता है। जैसे हम लोग अभी शहर के एकदम सेंट्रल पार्ट में बैठे हुए, हमारे बगल में ही है विधानसभा विधान परिषद, तो वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के सारे कानून बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लॉज। क्या बोलते हैं,
स्टेट लॉज। तो कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास नहीं है, स्टेट के पास भी है। हाँ, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो पूरे भारत पे लगेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो सिर्फ स्टेट पे लगेगा। इंडिया हैज गॉट अ फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंडिया हैज गॉट अ फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। दो सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। जहां पे सरकार डिवाइडेड होती है ना सेंट्रल और स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सो इंडिया हैज गॉट फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वी हैव गॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव गॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। सो लॉज दो जगह बन रहे हैं, सेंटर पे बन रहे हैं, स्टेट पे बन रहे हैं। बट इन आवर सिलेबस स्टेट लॉज नहीं है। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली, कॉस्ट अकाउंटेंसी वाली, ये पूरे पैन इंडिया एक ही पढ़ाई है, पूरे भारत में एक ही पढ़ाई चलता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे सिलेबस में किसी भी स्टेट का कानून है ही नहीं, ना कभी होगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, सेंट्रल लॉज, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है, कॉन्करेंट मतलब जहां मिलन हो। कॉन्करेंट मींस, कॉन्करेंट वर्ड का मतलब होता है टू मीट एट सम पॉइंट। अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स का रेफरेंस दूं, पैरेलल लाइन सुना है? पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करेगा ना, दे आर नॉट कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट लाइंस मतलब जो पैरेलल नहीं है, जो कभी ना कभी मीट कर जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम्स है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दैट लिस्ट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी कुछ आइटम एंट्रीज होते हैं जिसपे कानून दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है। हमको इन दो के बारे में अब जीवन में दोबारा बात नहीं करना। आज बात कर लिए, दोबारा इसके बारे में चर्चा नहीं होगा, बिकॉज मेरे सिलेबस में स्टेट लॉज नहीं है। मेरे सिलेबस में कौन है, सेंट्रल लॉज, ठीक है। नाउ सेंट्रल लॉज का ये जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1, इसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स। लिस्ट 1 के अंदर देयर आर सेवरल आइटम्स। उसमें जो आइटम नंबर 82 है, क्या बोला, आइटम नंबर 82, जिसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे एंट्री 82। वो क्या है एंट्री 82, टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया कानून। कानून का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, अब सुनो, एग्रीकल्चरल इनकम, किसानों की जो इनकम होती है, सिंपल भाषा एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स का कानून बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स बनता है वो उसका कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। तो किसानों से इनकम टैक्स हम लोग कलेक्ट नहीं करते। हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल लॉ है, एंड इन दिस सेंट्रल लॉ, इन दिस इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब माफ है, उस पे केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेगा, पर कोई और लेगा। कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल टेक टैक्स ऑन दैट एग्रीकल्चरल इनकम, उनके पास पावर है। तो हर स्टेट ने एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स डालने के लिए अपना एक अलग कानून बना रखा है। तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट, क्या वो हमारे सिलेबस में है, नहीं, क्योंकि स्टेट लॉज नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है। तो एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंपोज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी सारे इनकम पे टैक्स डालने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अच्छा, when I started this discussion with you, I told you that संविधान में पहले बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और फिर शेड्यूल है, and I also told you that every schedule is connected to some article। तो कोई आर्टिकल नंबर भी होगा। आर्टिकल नंबर है ना सर, 2 है, 246, 265, 246, 265। ऐसे कनेक्ट करो। ओके, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा, मैं पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, पर अल्टीमेटली जब मैं क्लोज करूंगा तब मैं बोल दूंगा खाली इतना याद करना है, तो तुमको इजी लगेगा, हाँ ये तो इजी है, इतना सही तो करना था, इतना बड़ा याद नहीं करना। बोलना बहुत पड़ता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, अभी तुमको इसका एकदम भी जानकारी नहीं है, यू आर एट लाइक 0 लेवल।
तुम टैक्स पहली बार जीवन में पढ़ रहे हो, तो मुझे तो बोलना बहुत कुछ पड़ेगा ताकि तुम वो समझ जाओ। एक बार जब वो समझ जाओगे तो बार बार दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मी नेचुरली, है ना। तो ये पढ़ो जरा, क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 265। अब देखो यहाँ पे समझो बात को। एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट था, एक नॉर्मल स्टूडेंट है और जब टीचर ये पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन नहीं करेगा सर ये आर्टिकल आर्टिकल क्यों लिखा है। पर मेरे दिमाग में उस वक्त भी कीड़ा कि आर्टिकल क्यों लिखा है, सेक्शन नंबर क्यों नहीं बोला है। क्योंकि संविधान में सेक्शंस नहीं बोलते, संविधान में क्या बोलते हैं, आर्टिकल। संविधान इज द मदर ऑफ ऑल लॉ, दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट वर्ड फॉर इट। अब से इसका लॉजिक क्या है, सेक्शन बोल सकते थे, हाँ बोल तो सकते थे, बोल तो सकते ही थे। वो तो मेरे माता पिता भी मेरा नाम ये सिद्धार्थ नहीं रख के कुछ और रख ही सकते थे, पर रख दिया उन्होंने, बोला संविधान के लिए डिफरेंट नाम, तो आर्टिकल। दैट इज वाई व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कभी मुंह से सेक्शन नहीं निकलेगा, ऑलवेज मुंह से क्या निकलेगा, आर्टिकल। सो आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 265 of the Constitution of India empowers the which government, underline। अरे मैं बोर्ड पे जब मार्क करूं तुमको मेरे साथ मार्क करना है, ठीक है। empowers which government, central government to, पहला पॉइंट, टू इम्पोज टैक्स, मतलब केंद्र सरकार के पास ये हक है, आर्टिकल नंबर 246 265 से उसको यह हक मिला है कि वो हमारे ऊपर टैक्स डाल सकता है, और इसीलिए डाल भी रहा है। सरकार जो भी करेगी ना उसका हक उसको किसी कानून से ही मिला है, तो संविधान से उनको ताकत मिली कि वो हम पे टैक्स डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, सरकार के पास ये पावर है कि वो हम पे टैक्स इंपोज कर सकता है। अब अगर हम पे टैक्स इंपोज करना है तो उसके लिए उसको टैक्स का भी एक कानून बनाना पड़ेगा और तब इंपोज करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम। क्या वो लॉ है, हाँ सर है, क्या नाम है उसका, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगले पेज में ही है, ठीक है, बाद में जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर ब्रैकेट के बाद देखो क्या लिखा है, हाँ क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज करने का और उसके ऊपर टैक्स कानून बनाने का हक स्टेट गवर्नमेंट का है। तो हम तो यहाँ इनकम टैक्स के बैच में यही सीखेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, पर एक्चुअली वो एग्जेम्प्ट है नहीं, उस पर टैक्स लगता है, और कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। तुम्हारे नॉलेज के लिए खाली मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो रेट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है बहुत कम होते हैं। तो आप ये मत समझो कि किसानों पे अत्याचार होने वाला है। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लेता है स्टेट गवर्नमेंट, बट बहुत बहुत कम है, वो बहुत कम अमाउंट है, उसमें कोई बड़ा कलेक्शन नहीं आता है, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे लिए इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती टैक्स। ये क्लियर है, डन। अब आर्टिकल 246 265 शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 में कौन सा वाला लिस्ट, 1 2 की 3, 1 यूनियन लिस्ट। उसके अंदर कितना नंबर एंट्री में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स डालने का पावर है, 82। जो मैंने तुमको पढ़ाया इतना वो सब यहां लिखा हुआ है, एक एक वर्ड जो मैं बोला हूं सब यहां लिखा है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट मेरा बोला हुआ और मेरी किताब में लिखा हुआ लैंग्वेज मैच करता है, ठीक है। 10 साल पहले, 10.5 साल हो गए, इनफैक्ट 10.5 साल पहले जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो मैं उसी वक्त ना आई वॉज एक्सपोज्ड टू लाइक लॉट ऑफ फीडबैक, ठीक है। एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था E10, E10 में मैं पढ़ा रहा था और क्लासेस ऑल इंडिया टेलीकास्ट होती थी उस समय। तो उस समय से ही मुझे बहुत सारा मतलब फीडबैक मिला हुआ जिसके बेसिस में मैंने अपना पढ़ाने का स्टाइल बदल दिया था। द फर्स्ट फीडबैक वाज कि इंग्लिश में मत पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो मैंने मेरे कंटेंट में दैट टाइम लाइक 90% इंग्लिश बोलता था मैं और 10% हिंदी। अभी उल्टा हो गया है, अभी 99% हिंदी होता है, 1% इंग्लिश, वैसा हो गया है। सेकेंड थिंग वाज कि सर आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा है, पर किताब खोल के जब पढ़े तो मैच नहीं कर रहा है। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई चेंज दैट।
अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं और फिर ही मैं पढ़ाता हूं. सो वॉट एवर आई से इट विल मैच एग्जैक्टली विथ वॉट एवर इज रिटन इनसाइड. सो यू डोंट हैव टू रीड एंड मैच, वो पूरा मैच करेगा. तो जो मैं बोला हूं सब यहाँ पे प्रिंट में तुम्हारे लिए मैंने लिख के दिया है. अभी इतने बड़े डब्बे में ये जो दिख रहा है बोर्ड में, याद क्या करना है? बस इतना सा याद करना है. तो बोला इतना, पढ़ा इतना, याद खाली इतना सा करना है. एमसीक्यू में आ सकता है ना, वो लोग तुमसे एग्जाम में मल्टी चॉइस में पूछ सकते हैं. वो लोग बोलेंगे कि संविधान के कौन से आर्टिकल नंबर से ये पावर मिला है कि इनकम टैक्स डाला जाए, तो तुम्हारा आंसर होगा 246 एंड 265. कौन से शेड्यूल से वो पावर मिला है? 7th की शेड्यूल 1. यहां मिस्टेक हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 नहीं है. शेड्यूल 1 में तो भारत के सारे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है. आर्टिकल 1 में इंडिया का डेफिनेशन है और शेड्यूल 1 में सारे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है. यू नो वी हैव लॉट ऑफ स्टेट्स और डिवाइड होकर और बनते रहते हैं. ठीक है, आजादी के टाइम पे अलग स्टेट्स थे, आज बढ़ गए ना. जैसे उत्तर प्रदेश 2 पार्ट में बटा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश जो 2 पार्ट में बटा, एमपी, छत्तीसगढ़. आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. ऐसे हुआ ना कितना. बिहार का भी तो हुआ है, बिहार, झारखंड, सो मेनी, सब वो फर्स्ट शेड्यूल में है. तो यहां पे गलती करोगे. शेड्यूल 1 है कि शेड्यूल 7 है? 7 है. लिस्ट तो ये नहीं भूलोगे, ये इजी है, सबको पता है. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट आएगा, यूनियन 1, वो यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1. फिर उसमें एंट्री नंबर क्या है? 82. बस दैट्स ऑल, यू हैव टू लर्न ओनली दिस मच. क्लियर है? हो गया सर. नेक्स्ट, अब हम सीखने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा इनकम टैक्स, इतना सारा जो मैं पढ़ाऊंगा वो 5 पोर्शन में डिवाइडेड है. इनकम टैक्स का जो पूरा कानून है, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लॉ एंड एक्ट. एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. लॉ बहुत बड़ा होता है, लॉ वर्ड में सब कुछ आता है. लॉ में एक्ट भी आता है, लॉ में रूल्स भी आता है, लॉ में नोटिफिकेशन भी आता है, सर्कुलर भी आता है, कोर्ट के केसेस भी आते हैं, सब आता है. लॉ इज अ बिगर वर्ड. सो हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर. तो टॉपिक का नाम क्या लिखा है? द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो पहले क्या है? एक्ट. फिर क्या है? रूल्स. एक्ट कब का है? 1961. रूल्स कब का है? 1 साल बाद, 1962. अब आपको एक्ट और रूल्स के बीच में एक फर्क बता देता हूं. एक्ट में खाली मेन बातें बोली भी रहती है, डिटेल्स नहीं होते. डिटेल्स आपको कहां मिलेंगे? रूल्स में. एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को मैं. हम लोग का जो पहला हेड ऑफ इनकम जो मैं पढ़ाऊंगा, दैट विल बी सैलरी चैप्टर. वो पहला होगा हम लोग का सैलरी चैप्टर. सैलरीज पे सेक्शन कितने? मात्र 3. सिर्फ 3 सेक्शन है उस पे. सेक्शन नंबर 15, 16, 17, जिसके अंदर बहुत कम ज्ञान है. तो इतना बड़ा 80 पन्ने का चैप्टर सर आप कैसे मैन्युफैक्चर किए? सेक्शन तो 3 ही था. रूल्स. सैलरी के ऊपर जो रूल्स हैं बहुत सारे हैं. तो अब आप खाली सेक्शन पढ़ोगे, रूल्स नहीं, तो आपने फिर पढ़ा ही नहीं है. आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा. दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. बिना उसके हो नहीं सकता. यू कांट सॉल्व द सम. ठीक है. परक्विजिट पे सेक्शन 17 तो इन्ना सा है, उसमें कुछ नहीं है. परक्विजिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? वो कहां लिखा है? वो रूल में लिखा है. तो रूल तुमको पढ़ना ही पड़ेगा. बट अगेन आई विल टेल यू, डू यू नीड टू लर्न द रूल नंबर? यू डोंट इवन लर्न सेक्शन नंबर, वो भी नहीं चाहिए तुमको. तो एट इंटरमीडिएट लेवल सेक्शन नंबर भी याद नहीं करोगे तो चलेगा, रूल नंबर तो दूर की बात है. पर मुझे पढ़ाते वक्त दोनों पढ़ाना पड़ेगा, सेक्शन भी और रूल भी. अब मैं एक बार बुक में एक पेज बोल रहा हूं, उस पेज पर जाना सबको. हाँ, कम टू पेज 1.22.
कुछ कुछ बातें ऐसी है जो मैं आज बोल रहा हूँ, अभी आने वाले 4-5 क्लास में बोलता भी रहूँगा, जो अभी शायद 100% समझ में नहीं आएगा, 50% समझ में आएगा, पर डरना मत, वो चीज़ बाद में आएगा तो बाद में तो मैं पूरा फोड़ फाड़ के पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। देखो बात करते वक्त आज पहली क्लास है, ये तो इम्पॉसिबल है कि सारा ज्ञान एक ही क्लास में मिल जाए, और सब्जेक्ट पढ़ते वक्त ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो शब्द बाद में आएंगे, जिनका अर्थ बाद में आएगा, जो मैं बाद में समझाऊंगा, पर आज एक बार नाम लेना पड़ रहा है। नाउ आई एम नॉट टीचिंग परक्विजिट टुडे, यू डोंट इवन नो व्हाट, ये नाम क्या, परक्विजिट क्या है, तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, बस एक बार मुझे दिखाना है कुछ, इसलिए बस मैं लेके आया हूं, ठीक है। यहां देखो कहीं रूल 3 लिखा होगा, दिख रहा है? परक्विजिट नाम की एक चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है वो, उस पर सेक्शन नंबर 17 में कुछ नहीं, इतना सा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, पर परक्विजिट के कैलकुलेशन का सारा प्रोसीजर कहां लिखा हुआ है? रूल नंबर 3 में। कम से कम भी 30-40 पन्ने का परक्विजिट है, सैलरी चैप्टर 80 पन्ने का है, उसमें 30-40 पन्ना तो यही है तुम्हारा परक्विजिट, और 30-40 पन्ने का ज्ञान कहां है? सेक्शन 17 में कि रूल 3 में? रूल 3 में। तो पढ़ना पड़ेगा हमको रूल्स, तो हमारे सिलेबस में एक्ट भी है, रूल्स भी है, बट फर्क बस तुम्हारे लिए भी इतना है कि तुमको रूल नंबर याद नहीं करना, तुम बस इतना बोलो सर रूल में लिखा है, कौन सा रूल वो नहीं पता मेरे को, यू विल नेवर बी आस्क्ड व्हाट इज द रूल नंबर, सेक्शन नंबर ही नहीं पूछेगा तुमको, तो वो लोग तुमको तो ये भी नहीं पूछेगा परक्विजिट का सेक्शन 17 होता है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो रूल नंबर्स है, रूल्स आर अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी विल स्टडी आल्सो। तो एक्ट में क्या लिखा होता है? प्रिंसिपल्स, मेन बातें, और रूल्स में क्या लिखा होता है? प्रोसीजर। तीसरा देखो क्या लिखा है, फाइनेंस एक्ट, जिसको आम आदमी की जबान में हम लोग कहते हैं बजट, आम आदमी की भाषा में क्या कहते हैं? बजट, शुद्ध भाषा में क्या कहलाते हैं? फाइनेंस एक्ट। एक डाउट आ रहा है मेरा कि अगर कोई एक्ट है तो उसका साल तो लिखना चाहिए, ईयर, जैसे आपने बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसका भी तो कोई ईयर होना चाहिए। सर ये हर साल आता है, बजट हर साल आता है कि नहीं आता? बजट जनवरी फरवरी वाले महीने में आता है हर साल, कभी जल्दी आ जाता है जनवरी, कभी फरवरी में, तो बजट तो हर साल आता है, तो हर ही साल आते जाएगा वो तो, ठीक है। अब तुम्हारे वाले एग्जाम के लिए, तुम जब एग्जाम दोगे तुम्हारे लिए रेलेवेंट कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 22। मैं इस चीज पे आऊंगा बाद में, प्लीज वरी मत करना, टेंशन मत लेना, मैं सब लिखा दूंगा बाद में। तुम लोग के सिलेबस में एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है, वो सब मैं बताऊंगा, आज ही बता दूंगा पर बाद में आएगा, ओके। तो तुम्हारे लिए जो फाइनेंस एक्ट, जो बजट तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, वो फाइनेंस एक्ट 22 है, ओके। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 22 है, पुराने वाले जो फाइनेंस एक्ट्स है ना, उनमें भी बहुत सारा ज्ञान है जो अभी भी एप्लीकेबल है, जो तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कोई ईयर हम लोग लिख नहीं सकते। फाइनेंस एक्ट से आपको दो चीजें मिलती हैं, वो दो चीजें क्या है? पहला टैक्स रेट, अक्सर हर साल गवर्नमेंट टैक्स रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देती है, जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, सेम जो चल रहा था वही चलेगा, कई बार ऐसा भी होता है हर साल गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज नहीं करता, पर कभी कभी कर भी देता है। तो आपको नया वाला टैक्स रेट कहां से पता चलेगा? यहां से। इनकम टैक्स के रेट चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, स्लैब स्ट्रक्चर है, ऑल दैट, सो इट चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो टैक्स रेट पता चलता है, और क्या पता चलता है? अमेंडमेंट, कि इनकम टैक्स में कोई चेंज होगा तो अमेंडमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्क्यूलर वर्ड का मतलब होता है, और नोटिफिकेशन, दोनों में तुम एक काम करो, लिख लो, लीगल अनाउंसमेंट्स। इतना कानून बनाने के बावजूद भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ते रहता है कि बार बार उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करते रहे, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा आते रहता है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर नोटिफिकेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा बहुत खाली कोई कोई तुम्हारे एग्जाम में काम का है जो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी बहुत सारा तुमको नहीं देखना है, ठीक है। ऑल दैट इज नॉट टू मच रेलेवेंट फॉर यू। अब जैसे क्या होता है, अक्सर ये लोग रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिटर्न फाइलिंग का डेट चल रहा है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ठीक है। जैसे जुलाई महीना तो गया, रिटर्न फाइलिंग का डेट 31 जुलाई गया, लेकिन कुछ लोगों का रिटर्न फाइलिंग डेट बाद का होता है, जैसे मेरा रिटर्न फाइलिंग डेट अभी आया नहीं, मेरा 31 अक्टूबर है,
जिन लोगों का टैक्स ऑडिट होता है, अब ये क्या होता है, ये सब क्या नाम ले रहा है, आएगा बाद में, एक दिन पढ़ाऊंगा मैं पीजीबी चैप्टर में, आज बस बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो उसको लेके डरो मत कि क्या क्या बोल के निकल गया। तो मेरा टैक्स ऑडिट होता है, ओके। तो मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग का डेट ज्यादा है, 31 अक्टूबर। अब गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, माहौल तुम जानते हो, ये 2-2.5 साल से जो कोरोना का एक अलग ही माहौल फैला हुआ है। अक्टूबर जब आएगा और बहुत सारे लोग जो रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट फिर एक सर्कुलर लाके बोलेगा कोई बात नहीं, 1 महीना टाइम एक्सटेंड कर दिया, तुम 30 नवंबर तक जमा करना। इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर, पहले नहीं होता था। लास्ट 5-6 साल से हर बार कुछ ना कुछ बहाना एंड मोमेंट पे एक्सटेंड। अब तो लोगों को आदत हो गई है, करेगा करेगा। 30 अक्टूबर को सीए बैठा सोच रहा है भाई अब तो निकाल दे ट्विटर पे, ट्विटर पे आता है इनका, गवर्नमेंट एडवांस हो गई है, ट्विटर पे आ जाता है। 31 अक्टूबर का लास्ट डेट है, सीए को अपने सारे क्लाइंट लोग का जमा करना है, और वो बोल रहा है निकालेंगे लोग, निकालेंगे एक्सटेंशन को। 30 अक्टूबर को वेट करेगा, और गवर्नमेंट भी इतनी मतलब बदमाश है, पहले से नहीं बोलेगी, मतलब आज नहीं बोलेगी 30 नवंबर, ना ना, आज बोलेगी तो तुम लोग एकदम ढीले हो जाओगे, एकदम एंड मोमेंट में, मतलब 31 से कल, आज 30 तारीख, आज आके ट्विटर पे आएगा डेट एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर। और फिर ट्विटर तो तुम जानते हो क्या चीज है, सब उसमें आके एक साथ तारीफ गाली तारीफ गाली तारीफ गाली मिक्सचर चलता रहेगा, ठीक है। पर ये होना है आजकल हर दिन एक्सटेंड। तो ये सब क्या है, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन, ये हमारे उतने काम के नहीं होते, थोड़े बहुत काम के होते हैं खाली। अच्छा, लास्ट में क्या है सर, कोर्ट डिसीजंस। इनकम टैक्स के मामले कोर्ट में भयंकर जाते हैं, भयंकर कोर्ट केसेस होते हैं। वी कॉल देम केस लॉज, वी कॉल देम केस लॉज। कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, केस लॉ, ठीक है। ये है कुछ कुछ सिलेबस में है हमारे। केस लॉज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार कानून की जो भाषा होती है ना वो गड़बड़ होती है, उसको पढ़ के कंफ्यूजन मचा हुआ है, कोई बोल रहा है इसका मतलब ये है, कोई बोल रहा है इसका मतलब ये है। तो वहां पे कोर्ट में हम जाते हैं, कोर्ट बताता है कि इसका मतलब ये है और आप यही मानोगे। तो कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन देगा वही आप मानोगे, आप अपने मन का इंटरप्रिटेशन नहीं लगाओगे। तो कोर्ट डिसीजंस गिव्स अस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरमीडिएट लेवल पर केस लॉज बहुत कम होते हैं। ऊपर वाली क्लास में जब हम लोग जाएंगे फाइनल में, वहां तो सर हम लोगों की बरसात होगी केस लॉज की। मतलब एक आधा घंटा बात नहीं कर सकते बिना किसी केस लॉ का नाम लिए। आधा घंटा भी अगर बात करना पड़ेगा ना तो एक केस लॉ का नाम बीच में आ जाएगा, इतना केस लॉज होता है इसमें, ठीक है। तो अब एक बार इसको देखते हैं, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सर नंबर 1 है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल्स, दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। सेकंड, इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसमें क्या होता है, प्रोसीजर। तीसरा, फाइनेंस एक्ट जिसको बजट भी बोलते हैं, उसमें 2 चीजें होती है, अमेंडमेंट और टैक्स रेट्स। चौथा, सर्कुलर नोटिफिकेशन, इट मींस अनाउंसमेंट्स, लीगल अनाउंसमेंट्स। पांचवा, कोर्ट डिसीजन केस लॉ, इट गिव्स अस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। रूल्स कब बने थे देख के बताओ। कॉमन सेंस की बात है, जब तक रूल नहीं बनाओगे तब तक लोग फॉलो कर पाएंगे क्या। सरकार हम पे टैक्स डाला, उसका रूल्स वगैरह प्रोसीजर वो 1962 में आया, तो जब तक आप प्रोसीजर नहीं बताओगे तब तक तुम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो रियलिटी सुन लो क्या है, भले ही इनकम टैक्स एक्ट का ईयर 1961 है, बट ये हमारे देश पे लागू हुआ था 1962 से। 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ था, बिकॉज रूल्स तब बने थे, ठीक है। ये बात कहां लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। देखो ग्रीन कलर में पढ़ो क्या लिखा है, इट रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स एसेंट, मतलब कानून पे प्रेसिडेंट का साइन कब पड़ा था, 13 सितंबर 1961, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये हमारे देश पे लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1962। इसको हम लोग बोलते हैं फुल्लू बुक देना।
क्या हमसे ये पूछा जाएगा? नहीं। फाउंडेशन लेवल की जो क्लासेस होती है ना, वहाँ पे पूछा जाता है कि ये वाला जो कानून है ये किस डेट से आया था, क्या नहीं है। ये मैंने बस बता दिया, ये कभी तुमसे वो लोग एग्जाम में पूछने वाले नहीं है। तो इसका बॉदरेशन मत करना कि मेरे को ईयर और डेट याद रखना है। थोड़ा अब हम लोग को फाउंडेशन के बाहर निकलना पड़ेगा। सर देखो बात ये है, वहाँ कंटेंट इतना होता है छोटे क्लास में, तो पूछेंगे यहाँ कंटेंट ये पूरा रूम भर गया है, तो कहाँ कहाँ से पूछेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझ रहे हो? तो ये सब नहीं पूछने वाला कोई बचकाना चीज, ये सब बचकाना ज्ञान है। अब जो भी मैंने कंपोनेंट्स में तुमको यहाँ पे पूरा पढ़ाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, दिख रहा है आपको पांचों पॉइंट्स, और अंदर भी मैंने लिखा है, अंडरलाइन किया, सब दिख रहा है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा सब वो है वहां पे। अब इस पूरे चीज में, हेलो, अब ये पूरे चीज में हमको याद क्या करना है? इस पूरे पेज में, इस पूरे पेज में मुझको बस यही याद रखना था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सर देयर आर 5 कंपोनेंट्स, दीज आर द 5 कंपोनेंट्स, दैट्स ऑल। और आपको नीचे का ये डिब्बा तो वही लिखा हुआ है सेम, वापस से रिपीट, ठीक है। अब मैं नीचे कुछ लिखवाने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट। ये याद नहीं करना है, बस बता दिया हूं, याद नहीं करना है इसको, ठीक है। अब ये बात कर दें, इनकम टैक्स एक्ट जो पूरा कानून है ना, हर कानून के अंदर चैप्टर्स होते हैं, फिर चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स। इन चैप्टर्स में कुल मिलाकर कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस। और सेक्शन जब खत्म होगा तो उसके बाद शेड्यूल्स आएगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 14 शेड्यूल्स। नाउ वेट सर, हमारे सिलेबस में एट दिस लेवल, एट योर इंटरमीडिएट लेवल, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूं। जैसे कंपनी लॉ की क्लास जो होती है ना मेरी, जस्ट एक बार बता रहा हूं, वहां पे क्या होता है, हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि सर 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, और इंटरमीडिएट लेवल में सीए है तो 148 सेक्शन तक, सीएमए तो 122 सेक्शन तक एप्लीकेबल, ऐसे, ठीक है। यहां वैसे नहीं बात होता, क्योंकि यहां पे इनफैक्ट शुरू के भी जो सेक्शंस हैं उसमें बीच बीच में बहुत सारे सेक्शन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे सेक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, जैसे अब लिखने को लिखा है 298 सेक्शन, बट सर एक्चुअली इसमें आपको बता देता हूं मैं 298 नहीं है, इसमें बहुत सेक्शन है, इसमें कम से कम भी 600 प्लस सेक्शंस है। कैसे? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बना है, तब से लेके आज तक 60 साल प्लस हो चुके हैं इसको। गेटिंग माय पॉइंट? 60 इयर्स प्लस हो चुका है। मैंने गलत कैलकुलेशन किया क्या? नहीं, सही है ना। अभी 2022 चल रहा है, आज तारीख है 24 अगस्त, ठीक है। तो बार बार इन्होंने अमेंडमेंट कर करके नए नए सेक्शन डाले। अब जब नए सेक्शन डाले जाते हैं ना, तो वो बाद में ऐड नहीं होता कि 298 के बाद 299 300, वैसा नहीं होता, वो बीच में घुसता है। बीच में जैसे एक सेक्शन है 10 के बाद आएगा 10A, 10AA, 10AB, ऐसे करके। तो ऐसे कर करके इसमें 600 प्लस सेक्शन है, बहुत सारे। तो बहुत सारे बीच बीच में सेक्शन होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, ठीक है। हमारे सिलेबस में इसमें से सिलेक्टेड सेक्शंस और शेड्यूल से सारा का सारा ज्ञान नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए बताया इसमें इतना इतना होता है। ये याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है। इस पूरे पेज में सर एक ही चीज याद रखना है, बस, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट पेज में छोटा सा याद रखना था, सेकंड पेज में छोटा सा, थर्ड पेज।
अभी मैं आपसे बात करूंगा अबाउट प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है। राइटिंग कुछ नहीं है, खाली मतलब सुनना है। हमेशा याद रखना, हमेशा, कि दो तरह के, ये तो इजी है खैर, दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। व्हेन यू से कैलेंडर ईयर, इट मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी and ends in December. That's called a calendar year. Okay. The second thing is financial year. Financial year जो होता है वो जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर हमारे हिंदुस्तान में है अप्रैल टू मार्च। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। What do you understand by the word financial year? Financial year is the year on the basis of which accounts are prepared. On the basis of which accounts are prepared. अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट, पीएल ये सब तो जानते ही हो। बैलेंस शीट और पीएल को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट पीएल को अपने क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो हिंदुस्तान में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, वो क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च। हमारा जो अकाउंट्स है वो अप्रैल टू मार्च साइकिल के हिसाब से बनता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में भी फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, कैलेंडर ईयर का कोई महत्व नहीं है। अब तुम लोगों को दो दो फाइनेंशियल ईयर का नाम सुनना पड़ेगा, दो दो फाइनेंशियल ईयर का। दो दो कैसे सुनना? जिस टर्म में तुम बैठ के एग्जाम देते हो, जिस टर्म में, मैं एक बार कॉपी में जा रहा हूं, यू डोंट हैव टू राइट, या चलो ना लिख लो, चलो कॉपी का एक बार श्री गणेश करें। एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन। धीरे धीरे हमारा डिस्कशन का जो एक लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग और इनकम टैक्स के करीब होते जा रहे हैं। ऊपर ऊपर की बातें चल रही थी अब तक, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, लॉ, वो सब, अब एकदम अंदर की बातें चलेंगी, ठीक है। धीरे धीरे तुम देखोगे हम लोग और इनकम टैक्स में डीप जाते जा रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया यहाँ से एकदम, ओके। बातचीत करें। देखिए सर, आप जब एग्जाम दोगे ना, उसको असेसमेंट ईयर माना जाता है। इनकम टैक्स में दो तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, मैं पूरा समझाऊंगा। आई विल गिव यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल आल्सो, यू डोंट वरी। 15-20 मिनट्स अब यही चलेगा, ओके। इनकम टैक्स में एज अ स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपके लिए दो फाइनेंशियल ईयर्स रेलेवेंट होते हैं।
एक को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर और एक को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है मैं सब समझाऊंगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तुम जब एग्जाम दे रहे होते हो, वो जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, दैट फाइनेंशियल ईयर इज योर असेसमेंट ईयर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक स्टूडेंट जो है सीए का, वो मई 23 या नवंबर 23 में एग्जाम में बैठेगा। ये 23 का बैच है, दिस इज इनकम टैक्स बैच 23 जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट जो है वो सीए का मई या नवंबर 23 में बैठेगा, और सीएमए का है तो जून या दिसंबर 23 में बैठेगा। ये जो डेट्स का रेंज है, मई से लेकर दिसंबर 2023, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में गिरता है? 2023-24 में। ये बात समझ में आ रही है? ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, ये स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा। अभी तो दूर है, आज तो 24 अगस्त 2022 चल रहा है, पर बैच 23 के लिए है, ठीक है। ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा? 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो जाएगा। मई में तुम एग्जाम दोगे, जून में एग्जाम दोगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम दोगे, व्हाटएवर। और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। तो तुम जब एग्जाम देने बैठोगे इस पोर्शन में, द फाइनेंशियल ईयर एट दैट पॉइंट विल बी 2023-24। एग्जाम में बैठ के क्या कर रहे हो तुम? किसी इंसान का टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो। असेसमेंट वर्ड का सरल भाषा में मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सब लिखा हुआ है। असेसमेंट वर्ड का सिंपल इंग्लिश मीनिंग क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग भी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पर अभी फिलहाल एक बार वो 3 इडियट में मशीन इज अप डाउन वैसे करके समझ लेते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। देखो वो 3 इडियट मूवी में एक वो आमिर खान का जो एक स्निपेट है ना, बहुत फेमस हुआ था कि व्हाट इज अ मशीन। तो उसमें वो जो एक कैरेक्टर है पूरा डायलॉग बोल के बताता है मशीन का डेफिनेशन लंबा चौड़ा, और फिर वो बोलता है कि आमिर खान बोलता है जो हीरो, कि मशीन वो है जो हमारा काम आसान कर ले या वक्त बचाए, और पैंट का जिप वगैरह का एग्जाम्पल दे रहा है। द थिंग इज यू हैव टू बी बोथ, यू हैव टू बी आमिर खान ऑल्सो एंड यू हैव टू बी दैट अदर पर्सन ऑल्सो। एग्जाम में तुमको सब पता होना चाहिए, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका सिंपल मतलब क्या है, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, क्योंकि वो भी तुमको लिखना पड़ेगा, उससे भी मार्क्स मिलेंगे। सारा का सारा सिलेबस जो है वो पैंट की जिप नहीं हो सकता है, समटाइम्स इट हैज टू बी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। तो तुमको दोनों आना चाहिए। तो सरल भाषा में एक बार मैं बता रहा हूं, असेसमेंट वर्ड का सरल मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो आप लोग एग्जाम में बैठ के क्या करोगे? किसी इंसान का टैक्स कैलकुलेशन, वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, ये इंसान है, इसने ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, बताओ टैक्स कितना। तो यू आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, दैट मीन्स यू आर डूइंग असेसमेंट। यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड डूइंग असेसमेंट इन द असेसमेंट ईयर। दैट इज वाई जब आप एग्जाम देते हो वो असेसमेंट ईयर होता है। तो तुम्हारा असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24, ठीक है, 2023-24। इसको आज से हम लोग छोटा छोटा बोलेंगे, 23-24, ठीक है। तो तुम लोग सबका आज से एवाई क्या है? एवाई मतलब इतना लंबा कोई नहीं लिखेगा असेसमेंट ईयर, वी विल जस्ट से एवाई। तो तुम सबका एवाई क्या है? 23-24, क्योंकि तुम जब बैठ के एग्जाम देते हो वही तुम्हारा एवाई होता है, ठीक है। याद रखना, मई और नवंबर वाला जो साइकिल है और जून दिसंबर वाला साइकिल, इन दोनों के लिए ये एवाई पीवाई सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, पर फिर अगले साल सिलेबस बदल जाएगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मई 24 में एग्जाम देगा ना, मई 24 या जून 24 में, तो फिर चेंज हो जाएगा। ओके जैसे अभी जस्ट मैंने एक बैच चल रहा है मेरा, 5 इयर्स का बैच बोला था ना मैंने अभी क्लास के बीच में, वो 5 इयर्स का बैच जो अगस्त मैंने स्टार्ट किया, इट इज फॉर नवंबर दिसंबर 2022। तो उनका जो पीवाई एवाई है वो अलग है। वो लोग तो नवंबर दिसंबर 22 में एग्जाम देंगे, उनका पीवाई, उनका जब बैठ के एग्जाम देंगे तो फाइनेंशियल कौन सा 22-23, दैट इज देयर एवाई। योर एवाई इज, उनकी बुक ये है, ये, और तुम्हारी बुक कौन सी है? ये। तो वो डिफरेंट हो जाता है। हाँ, मई और नवंबर में सेम बुक, जून दिसंबर में सेम बुक, पर इस साल का नवंबर और अगले साल का मई में डिफरेंट बुक, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो तुम्हारे लिए एवाई क्या है? 23-24। एवाई के पहले वाले साल को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो तुम्हारे लिए पीवाई क्या है? 22-23,
अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? आज तारीख है 24 अगस्त वेडनेसडे 2022। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23। तो तुम्हारे लिए ये 22-23 क्या है? प्रीवियस ईयर। और तुम जब एग्जाम दोगे तब क्या होगा? 23-24, दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर। मतलब वो लोग जब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो ऐसा होगा, सपोज मान लो हम लोग, एक बार कल्पना करो कि तुम मई 2023 में एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, मई 2023, वो लोग बोलेंगे जो अभी प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसमें राजू ने इतना इनकम कमाया था, ऐसे ऐसे कमाया, टैक्स निकालिए। तो तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 23। तो हम लोग जब यहां कभी क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी सम्स पढ़ाऊंगा मैं, तो मेरे सम्स में हर बार साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 23। और तुम बोलोगे सर वो तो अभी तक आया नहीं है। अरे तो आया नहीं तो क्या हुआ? 31 मार्च का वेट करो, उसके बाद सिलेबस चालू करूंगा क्या पढ़ाना? तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा कि 22-23 खत्म हो गया। तुम जब पढ़ोगे इनकम टैक्स, तुम यही मान के चलोगे कि तुम एक साल आगे चल रहे हो जीवन में। 22-23 खत्म हो चुका है, सारे सम्स का डेटा 22-23 रहेगा कि 31 मार्च 23 हो चुका, 22-23 में इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, जबकि अभी 22-23 तो चल रहा है। अगस्त महीने में खड़े हैं, अभी कितना महीना बीता है? 5 महीना ना, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीना भी बाकी है। पर तुम यही मानो कि ये फाइनेंशियल ईयर तो गया सर, ये फाइनेंशियल तो खत्म है, मेरे जितने भी सम्स होंगे इस पूरे फाइनेंशियल का सारा इनकम सब दिया रहेगा, मैं तो अगले साल बैठ के सम्स करूंगा। सो तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। और एवाई क्या है? 23-24। आर बी क्लियर ऑन दिस? अब मैं थोड़ा डिटेल में घुस के पढ़ाने जा रहा हूं। लिसन, वंस यू हैव लर्नड दिस कि योर पीवाई इज 22-23 एंड योर एवाई इज 23-24, द नेक्स्ट थिंग इज द इमोशन। इमोशन पार्ट, लिसन केयरफुली। ये भी मेरा एग्जाम्पल है, हु इज द पर्सन? मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल। आई एम द पर्सन इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। ओके, नाउ मैं एक अलग इंसान हूं और मेरी जो कोचिंग कंपनी है जो कि एक एलएलपी है, वो एक अलग इंसान है इनकम टैक्स के लिए। मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल एक अलग असेसी है। हम लोगों को वो लोग क्या बोलते हैं? असेसी। असेसी कौन होता है? असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। हम लोग सब पर्सन है ना, तुम भी पर्सन हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हम लोग सब पर्सन है। पर तुम उनके लिए सिर्फ पर्सन हो, तुम असेसी नहीं बने हो। क्या तुमने एक बार भी आईटीआर जमा किया, इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया है? नहीं सर, इनकम नहीं तो तुमने तो आईटीआर जमा नहीं किया। आर यू लायबल टू पे एनी इनकम टैक्स राइट नाउ? नो। सो तुमको वो लोग सिर्फ पर्सन बोल के हटा दे, हट। और मेरे को वो लोग दो नाम दे देते हैं, ये इंसान पर्सन भी है और ये असेसी भी है। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। पैन नंबर तुम्हारे पास भी होगा, तुम में से कुछ जनों के पास पैन नंबर होगा, बट सिंपली हैविंग द पैन नंबर डज नॉट मेक यू लायबल टू पे टैक्स। अरे मतलब खाली पैन नंबर है तो यू बिकम लायबल टू पे टैक्स? क्या नहीं, पैन तो हम लोग बनवा के एडवांस में रखते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह में चाहिए। तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ पैन नंबर, यू आर रजिस्टर्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर एन असेसी, बिकॉज यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। दे विल नॉट लुक एट यू ओनली। एंजॉय करो लाइफ अपना। आई कैन नॉट एंजॉय, they will always look at me because I am both. I am a person as well as I am an assessee. Now इनकम टैक्स की नजरों में सिद्धार्थ अग्रवाल एक अलग इंसान है। और सिद्धार्थ अग्रवाल का जो कोचिंग सेंटर है एलएलपी है, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी। तो वो एक अलग पर्सन है, वो एक अलग असेसी है। मेरा आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, मेरा आईटीआर अलग जमा होता है, मेरे एलएलपी का आईटीआर अलग जमा होता है। ठीक है, तुम लोग जो भी कोचिंग की फीस देते हो, सारे जो गूगल ऐप भी जो लोग स्टूडेंट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन खरीदते हैं, वो सबके सब फीस कहाँ देते हो? मेरे एलएलपी को देते हो। सारा का सारा फीस एलएलपी में जाता है, एलएलपी के करंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, वो फीस मेरे सिद्धार्थ अग्रवाल के बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो एलएलपी के बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी फीस के ऊपर जो इनकम टैक्स होता है वो कौन देता है? सिद्धार्थ अग्रवाल की उसका एलएलपी देता है, एलएलपी देता है इनकम टैक्स। ठीक है, तुम्हारी सारी फीस वही मेरी इनकम है और वो कहां जाती है? एलएलपी के खाते में जाती है, एलएलपी उसके ऊपर इनकम टैक्स देता है। मुझे क्या मिलता है? अब मैं बता रहा हूं मुझे क्या मिलता है। इस एलएलपी का पार्टनर कौन है? तो पार्टनर होने के नाते मुझे सैलरी मिलती है। मेरी मंथली सैलरी है 3 लाख रुपए। मेरी मंथली सैलरी कितनी है? 3 लाख रुपए। तो आई ड्रॉ पार्टनर्स सैलरी, दैट इज माई इनकम, दैट इज माई इनकम, दैट इज माई मेजर इनकम। इन माई सिद्धार्थ अग्रवाल फाइल मेरी इनकम एक ही है, पार्टनर्स सैलरी।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा छोटा मोटा मेरा जो एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट वो सब है ना, उस पर थोड़ा बहुत ब्याज आता है साल का, वो ना के बराबर वो है थोड़ा इनकम, बस मेरा यही 2 इनकम है, समझ लो। और बाकी सारा इनकम किसका होता है? मेरे एलएलपी का। तो एलएलपी प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देता है और मुझे जो मिलता है मैं उस पर टैक्स देता हूं। जैसे जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स कौन देगा? मेरा एलएलपी। और जो पार्टनर सैलरी मुझे मिला साल का 36 लाख, उसमें सैलरी, उस पर टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा। समझ रहे हो ये चीज? नाउ लिसन, अब ये एकदम रियल एग्जांपल चल रहा है, ठीक है। एलएलपी, ये पूरा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी तुम लोग ये मानो कि तुम कहां खड़े हो? मई 23 में। एक बार इमेजिन करो तुम अभी कब, आज 1 मई 2023, तुम ये मान के चलो तुम मई 23 में एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये सोचो। तो ये जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर गया है 22-23, इसमें एलएलपी ने कोचिंग फीस कमाया है, मतलब सिद्धार्थ, वो पूरा नाम बहुत लंबा है, एलएलपी बोल रहा हूँ खाली मैं, ठीक है, जो मतलब मेरा कोचिंग सेंटर एलएलपी, उसने फीस कमाया है, उस पर वो इनकम टैक्स देगा, ठीक है, करेक्ट है। तुम बैठे हो मई 23 में, 22-23 वाला साल बीत चुका है, उसमें एलएलपी इनकम कमाया है। अब मई 23 में बैठ के तुम उस इनकम का प्रॉपर कैलकुलेशन और उसका जो टैक्स है वो चेक कर रहे हो। What you are doing is assessment. That's called assessment year. तो प्रीवियस ईयर 22-23 में एलएलपी ने पैसा कमाया और 23-24 में आप उसका असेसमेंट कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात? नाउ वेट अ सेकेंड, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, जिसमें मैं फीस कमाऊंगा, मुझे टैक्स भी इसी साल देना पड़ेगा। ये बात कोई नहीं बताता है, सबको ये बात 40-50 क्लास के बाद बताते हैं। मैं आज फर्स्ट क्लास में तुमको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं डे 1 से तुमको पूरा डेटा सच सच बता रहा हूं कि फीस तुम्हारी मेरे को नहीं, एलएलपी को आती, सब कुछ, सारा एग्जांपल्स मेरा एकदम, जो 50वें क्लास में लोग सुनते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास में बता रहा हूं तुमको मैं, ठीक है, हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स। तो अभी सुनो ध्यान से, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के दिमाग में। लोग इस तरह से बात करते हैं, डोंट राइट, हाँ मैं लिख देता हूं, तुम मत लिखना। जब कभी पूछा जाता है कि पीवाई एवाई में क्या फर्क है, तो लोग इस तरह से बोलते हैं, पीवाई में ये गलत है, इससे मत लिखना। एक नॉर्मल स्टूडेंट वो इसी वहम में जीता है जो यहां बोर्ड पे लिखा है। 50 क्लास तक उसके दिमाग में यही वहम रहता है और 51वें क्लास में जाके वो वहम बदलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिकॉज 50 क्लास तक जिस चीज को आप बोलते आए, दोहराते आए, रिवाइज करते आए, अचानक से कोई बोलेगा नहीं वो गलत था, तो तुम्हारा तो ब्रेन फट जाएगा। तो इसे डे 1 पे क्लियर कर रहा हूं, ये गलत लिखा है मैंने। लोग ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू पे टैक्स। डू यू थिंक आवर गवर्नमेंट विल वेट फॉर 1 ईयर टू कलेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट बोल रही है अभी इसके हाथ में पैसा आया, अभी तो जाके ले लेते, बाद का कौन देखा है। हाथ में पैसा आया तभी छीन लो पड़ाक से, सबसे बेस्ट है ना। कल हो ना हो, आज कमाया, आज इसके हाथ में पैसा, अभी तुरंत छीन लो। गवर्नमेंट विल नॉट वेट 1 ईयर टू कलेक्ट टैक्स। ये झूठ है एकदम। अर्न इनकम भी इसी साल होता है और टैक्स भी इसी साल देते हैं। कैसे? बता रहा हूं। बॉस आई हैव टू पे, डोंट राइट, एवरीथिंग इज रिटन, यू जस्ट लिसन। आई हैव टू पे एडवांस टैक्स। हर क्वार्टर मेरे को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। क्वार्टर मतलब समझते हो ना, ईयर होता है मतलब अप्रैल टू मार्च, क्वार्टर मतलब अप्रैल टू जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी मार्च, क्वार्टर होता है। हर क्वार्टर मुझे एडवांस टैक्स देना पड़ता है और छोटा मोटा अमाउंट नहीं। गवर्नमेंट बोलती है आप एस्टिमेट करो आपका इनकम कितना होगा इस साल। नाउ इट्स सो हार्ड टू एस्टिमेट। मैं कोई सैलरीड एम्प्लॉय हूं क्या? मेरा तो बिजनेस है और बिजनेस में क्या आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपका इनकम इतना होगा? नहीं, गवर्नमेंट बोलती एस्टिमेट करो कितना होगा, और गवर्नमेंट बोलती ज्यादा एस्टिमेट करना, बाद में कम होगा देख लेंगे, अभी ज्यादा सोच के चलो। तो आई हैव टू एस्टिमेट माई इनकम, ठीक है, कि ओके इस साल ना मेरा इनकम 10 करोड़ होगा। आई हैव टू एस्टिमेट।
and then I have to pay tax on it right now. Every quarter I have to pay tax on it. ठीक है? अब क्या होगा, मैं कमाता भी इसी साल में हूं, टैक्स भी मैं इसी साल में देता हूं, एडवांस टैक्स तो मैं देता हूं, और टीडीएस क्या होता है सुन लो, कई बार आपकी कुछ इनकम्स ऐसी होती है ना जिसपे देने वाला ही आपको टैक्स काट के देता है, विच इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सोर्स पे टैक्स काट के देता है. जैसे मैं एग्जाम जा रहा हूं, मेरे को बैंक में मेरा एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, लेटेस्ट से उससे मुझे 2 लाख रुपए का ब्याज आया. मैंने बैंक में एफडी किया था 4-5 साल पहले, तो उससे ब्याज आया, 2 लाख रुपया ब्याज आया. तो बैंक वाला जब मेरे को ब्याज देगा ना, तो 2 लाख में से वो टीडीएस काट के देगा, टैक्स काट के देगा. तो वो भी तो इनकम आया, साथ में ही टैक्स भी कट गया उसी वक्त ही, तो वो भी तो एक तरह का एडवांस टैक्स है. तो भाई जब आप कमाते हो ना तभी आपका टैक्स लग जाता है. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ भी होगा. मोस्ट ऑफ यू, तुम जब क्वालिफाई करोगे तो किसी जॉब में जाओगे, यस और नो, जॉब में जाओगे, सैलरी मिलेगा. सपोज तुम्हारा पैकेज, एक बार ऐसे एग्जांपल में बोल रहा हूं, लेट्स से कि तुम्हारा एनुअल पैकेज है 12 लाख रुपए का, तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी लगी, 12 लाख रुपीज इज योर एनुअल पैकेज, मंथली कितना, 1 लाख रुपए, यू आर सो हैप्पी, मंथली 1 लाख रुपए आएगा. मैं 1 महीना जम के तुम काम किए, 30 तारीख को वेट कर रहे हो, मोबाइल पे एसएमएस बजेगा, टुंग टुंग टुंग, एचडीएफसी बैंक में, मतलब जिस बैंक में भी तुम्हारा अकाउंट है उसमें पैसा आएगा 1 लाख, खोला तुमने 72,000, ये क्या हो गया, 28,000 कहां गया. तो 28,000 में से कुछ पैसा होता है जो पीएफ में जाता है, प्रोविडेंट फंड, 200 रुपया पीटैक्स का कटता है, और बाकी टीडीएस कटा है तुम्हारा भी टीडीएस काट दिया तुम्हारे बॉस ने वहीं पे. तो वो जो 12 लाख का तुम्हारा पैकेज है, उस पर जो तुम टैक्स है वो अगले साल नहीं दोगे, वो हर महीने दे रहे हो. हर महीने जब सैलरी का 1 लाख आएगा, टीडीएस वहीं से कट के सरकार के पास जमा हो जाएगा. तो तुम्हारे साथ भी वही होगा, यू अर्न एंड एट दैट सेम ब्लडी टाइम यू पे टैक्स, सेम टाइम टैक्स देना पड़ेगा. तो प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं, प्रीवियस ईयर में हम गंवाते हैं, दोनों एक साथ ही हो रहा है. तो सर वहां क्या हो रहा है, सब लिखा हुआ है, डोंट हैव टू राइट. तो असेसमेंट ईयर में होता क्या है सर, असेसमेंट ईयर में जैसा कि नाम है असेसमेंट होता है. असेसमेंट मतलब अब की बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन. यहां पर जो आप टैक्स दे रहे थे वो तो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन था ना, और वहां पे जो कर रहे हो वो क्या है, बिकॉज अब तो साल खत्म हो गया, अब तो एस्टिमेटेड रहा नहीं. सपोज एस्टिमेटेड इनकम 10 करोड़ था एस्टिमेटेड, और 10 करोड़ में मैंने टैक्स सरकार को दे दिया. अब जब अगले साल, जब ये वाला साल खत्म हो चुका है, देन तो आई नो माई एग्जैक्ट इनकम, लेट्स से माई एग्जैक्ट इनकम टर्न आउट टू बी 9 करोड़, नॉट 10 करोड़, इट टर्न आउट टू बी 9 करोड़. एस्टिमेशन में से ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है. तो 9 करोड़. तो अब असेसमेंट ईयर में क्या होगा मेरा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, 9 करोड़ इसका इनकम आया, उस पर टैक्स इतना इतना इतना, ठीक है. और फिर मैं क्या जमा करूंगा, आईटीआर का फुल फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न. तो रिटर्न में मैं दिखाऊंगा कि मेरा 9 करोड़ उस पर टैक्स इतना है, पर मैं दे तो सरकार को ज्यादा चुका हूं. गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, रिफंड आ जाएगा. मैंने टैक्स तो 10 करोड़ पे दे दिया था, जबकि मेरा एग्जैक्ट टैक्स जो वो 9 करोड़ पे लगेगा. तो जो एक्स्ट्रा मैंने टैक्स दे दिया उसका मुझे क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा. उसको बोलते हैं टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स आईटी रिफंड. समझ रहे हो, देना ज्यादा पड़ेगा सर. अगर मान लो मैं यहां पे बदमाशी करूं, मैं बोलूं मेरा एस्टिमेटेड इनकम सिर्फ 10 लाख रुपए है, सपोज मैं बोला कि मेरा एस्टिमेटेड इनकम सिर्फ 10 लाख है और मैं 10 लाख पे एडवांस टैक्स दे रहा हूं. अगले साल जब एक्चुअल कैलकुलेशन होगा और वहां जब 9 करोड़ का अमाउंट आएगा, तो सरकार क्या करेगी, 8 करोड़ 90 लाख जो आपने अंडर एस्टिमेट किया, उस पे जो आपने इतना टैक्स नहीं दिया, उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी ठोक देगा. आई विल हैव टू पे इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इनका सिंपल इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, आई हैव टू पे पेनल्टी ऑन दैट. तो इसीलिए अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ओवर एस्टिमेट भले ही कर लो. समझ लो बात को. तो सरकार पहले ही पूरा दबोच के टैक्स दे लेती है. असेसमेंट ईयर में तो सिर्फ आप असेसमेंट करके रिटर्न फाइलिंग करते हो, और अगर कुछ शॉर्टेज है थोड़ा सा तो दे दो, और अगर सरप्लस दिए थे तो रिफंड ले लो, यही होता है, ठीक है. सो अब मैं एक बार इसको रिकैप मार रहा हूं, सुनो. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम एंड पे एडवांस टैक्स. Assessment year is the year in which you do exact calculation of tax and file your ITR, income tax return, claiming shortage और surplus. अगर शॉर्टेज है मतलब आपने कम दिया था तो आप दे दो डिफरेंस, और अगर सरप्लस है तो वो आपको रिफंड दे देगा.
ठीक है, यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन पी वाई एंड ए वाई। ठीक है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, लोग सोचते हैं ए वाई में हम टैक्स देते हैं, दिमाग खराब है, सरकार अभी आके लेके जाएगा, जब पैसा आ रहा है वहीं पैसे एक हाथ। ठीक है, इस एलएलपी में 2 पार्टनर नहीं 3 पार्टनर है, तीसरा पार्टनर सरकार है, जो पैसा आता नहीं पहले वहीं से चला जाता है उड़ के उनके पास। इनवॉइस बनता है स्टूडेंट का 18% जीएसटी फ्लो करके, फिर हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास, इट गोज ऑन। सो हर बिजनेस में गवर्नमेंट पार्टनर है, क्योंकि उनको जीएसटी इनकम टैक्स वहां से कलेक्ट होता है। अब अपने वहां चल रहा है। ठीक है, कॉपी में नहीं है, सब यहां पे बढ़िया से बनाया हुआ है, यहीं से देखो एक बार। इनकम टैक्स प्रोसेस सीक्वेंस, होल्ड, लुक एट द बोर्ड प्लीज। सेक्शन नंबर क्या है, नहीं याद रखना मेरे को। ठीक है, मैं लिख के दूंगा किताब में, वो मेरा काम है, पर तुमको याद नहीं करना। आगे क्या लिखा है नीचे छोटा सा, चार्जेबिलिटी अंडर सेक्शन 4। ये क्या होता है चार्जेबिलिटी का मतलब? देखो क्या है कि all those sections which impose a liability on the assessee to pay tax, those sections are called charging section या chargeability section. Section 4 imposes the liability on the assessee कि आपको टैक्स देना है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो बोलते हैं तुमको टैक्स देना है, तुमको टैक्स देना है, तुमको टैक्स देना है। तो जो सेक्शन ऐसा बोले वो सेक्शन है चार्जिंग या चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो अभी पहला मिला है हम लोग को, सेक्शन नंबर 4। डायग्राम में हु इज द असेसी, सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है, सिद्धार्थ अग्रवाल प्रीवियस ईयर में कमाता है, प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स देता है। अगले साल असेसमेंट ईयर में जो मेरा ऑफिसर होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं जो रिटर्न जमा करूंगा वो जाएगा ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो मेरा एक आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर होगा जो मेरे फाइल को पूरा चेक करेगा कि इसने सही तरह से अपना इनकम बताया, टैक्स कैलकुलेशन किया है कि नहीं। उस इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग एओ बोलते हैं। एओ क्या बोलते हैं? एओ। एओ का फुल फॉर्म असेसिंग ऑफिसर, उधर लिखा है, क्या लिखा है देखो, असेसिंग ऑफिसर। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एओ, मतलब असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। वो अगले साल फिर मेरे रिटर्न को पूरा चेक करके देखता है कि सब सही है कि नहीं है, वरना वो नोटिस भेज देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? नीचे सबसे पहले क्या है, पर्सन। ये कुछ कुछ इसमें जो शब्द है ना, उनका डिटेल डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज वो दिन नहीं है। मैं पर्सन का डेफिनेशन तुम लोग को पढ़ाऊंगा, 3 पेज का डेफिनेशन है, बहुत सुंदर है, एग्जाम्पल सब कुछ है। आई विल टीच यू पर्सन। अभी खाली छोटा सा बता रहा हूं मैं। जनरली स्पीकिंग पर्सन आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। सिद्धार्थ अग्रवाल इज अ नेचुरल पर्सन, उसका जो कोचिंग सेंटर एलएलपी है दैट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जिनका नाम आप नीचे देख रहे हो लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ सब दिख रहा है, सब बाद में पढ़ाऊंगा, ये आज नहीं है। असेसी और पर्सन में क्या फर्क होता है, लिखो। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। पर्सन सर सब तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। सरकार सबसे टैक्स देगी, सरकार तो कंपनी से भी टैक्स देगी, एलएलपी से भी टैक्स देगी, तो सब पर्सन है। असेसी वर्ड का मतलब क्या है? असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। सिंपल एग्जांपल याद रखना, जितने भी कोचिंग टीचर्स हैं हम लोग जितने भी कोचिंग टीचर्स हैं हम लोग सब असेसी हैं। पर्सन तो हैं ही, साथ साथ असेसी भी हैं। और तुम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो तुम लोग असेसी नहीं हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन हो। भले ही तुम्हारे पास पैन कार्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई आर यू नॉट असेसी? बिकॉज यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स, यू डोंट हैव इनकम। और अगर तुम में से कुछ जन थोड़ा बहुत कमा भी रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, बहुत कम है वो छूटा हुआ है, तो तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है। पर्सन और असेसी का डेफिनेशन मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा भविष्य में, मतलब आने वाले 1-2 क्लास में, पेज 10 से लेके 13 पे। ओके, सेकंड, पर्सन अर्न्स इनकम इन द प्रीवियस ईयर 22-23।
22-23 में इनकम कमाते हैं हम, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा है, पर्सन अर्न्स इनकम इन 22-23। प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए क्या 22-23, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच द पर्सन अर्न्स इनकम एंड पेज एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस, एंड पेज एडवांस टैक्स स्लैश टीडीएस। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं तो मैं एडवांस टैक्स देता हूं, तुम अगर जॉब करोगे तो तुम्हारा टीडीएस कटेगा, दे तो दोनों ही रहे हैं। तो इसी साल के अंदर हम कमाते हैं, इसी साल में हम टैक्स पे भी कर देते हैं, ओके। थर्ड, अच्छा, एक दो शब्द हैं जिन्होंने मुझको बहुत टॉर्चर किया था, बिकॉज आई वॉज नेवर क्लियर इन दोज वर्ड्स। मतलब होता है ना, कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको बोलने में गड़बड़ हो ही जाता है, तो मैंने फाइनली उसको क्रैक कर लिया कि कैसे बोलना है। सुनो, मैं एक शब्द सिखा रहा हूं, तितली, ठीक है, ध्यान सुना, तितली। रफ वर्क है, डोंट कॉपी। सिंपल, तितली मीन्स बटरफ्लाई। TI stands for टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। TI सब लिखा हुआ है, तुमको लिखना है, तुम सुनो मेरे को। TI stands for टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। लेट अस से मेरा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम एग्जैक्ट सॉल्व वो क्या है, 9 करोड़ रुपया, ठीक है, ओके। TL stands for, अच्छा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 9 करोड़ है तो वो सरकार को 9 करोड़ टैक्स देगा क्या, कि 30%? एक रफली बात कर रहे हैं, 30% रफली, तो 9 करोड़ का 30% कितना आएगा, 2 करोड़ 70 लाख। सही बोला ना मैंने? वो तो नहीं नहीं, वो तो मैं रफली बोल रहा हूँ 30%। 9 करोड़ के इनकम पे 2.5 लाख का स्लैब क्या कर लेगा, ठीक है। वो तो फिर सरचार्ज भी तो आएगा सर, अगर तुम जानते हो, पहले से तो बता रहा हूँ, फिर सरचार्ज आएगा, फिर 4% का वो लोग सेस भी लेंगे, तो वैसे बात नहीं, ठीक है। तो सोचो आप जरा, अगर आपकी टोटल इनकम है 9 करोड़, तो आपको टैक्स थोड़ा 9 करोड़ देना है। वहां क्या लिखा है मैंने, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी तो 30% होगा, विच विल बी, सिंपली स्पीकिंग, अभी एक बार रफ में बता रहे हैं, 2.7 CR। गेटिंग इट? तो अब क्या है, मैं हमेशा इन सब शब्दों में कंफ्यूज रहता था, पूछ रहा है कुछ, मैं जवाब कुछ दे रहा हूं, तो मैं क्लियर कर रहा हूं। दो चीजें होती हैं, तितली, TL। TI क्या है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, ये दोनों सेम चीज है। टोटल इनकम बोलो चाहे टैक्सेबल इनकम बोलो, एक ही बात है। इसमें भी मेरे को दिक्कत होता था कि कभी टोटल इनकम बोल रहा है, कभी टैक्सेबल इनकम बोल रहा है, फर्क क्या, फर्क कुछ नहीं, सेम है, एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो टोटल इनकम बोलो चाहे टैक्सेबल इनकम बोलो, एक ही चीज है, वो इनकम है आपका पूरा। और TL क्या है, टैक्स लायबिलिटी, मतलब उस पर टैक्स कितना है, वो तो कम है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। इसको तितली बोल के एकदम दिमाग में मैं फ्रेज को याद रखता हूं। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच तितली इज कैलकुलेटेड। Assessment year is the year in which Titli is calculated. Your exact total income and your exact tax liability. अंदर 3 नंबर पढ़ो। Person calculates taxable income TI and tax liability TL। याद करने के लिए तितली। तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है, 23-24। तुम्हारे लिए असेसमेंट क्या है, 23-24। डन है ना, ओके। 4 नंबर, आप अपना रिटर्न कब फाइल करते हो, प्रीवियस ईयर में कि असेसमेंट ईयर में? हाँ, असेसमेंट ईयर में।
पर्सन फाइल्स आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। ये आईटीआर ना एकदम स्टैंडर्ड है, मतलब यू डोंट हैव टू राइट फुल फॉर्म, पूरी दुनिया आईटीआर लिखती है। ओके देखो छोटे छोटे जगह पे जहां एक स्टूडेंट अटकता है ना, वो मैं पहले से बता के चल रहा हूँ। एक तुम लोग क्या ना कि अभी छोटे लेवल से आए हो, एकदम छोटा दिमाग बस चल रहा है, यू आर ऑलवेज वरीड कि मेरे को फुल फॉर्म लिखना है, मेरे को फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं। शॉर्ट फॉर्म्स, अब बड़े हो गए हो, अब तुमको फुल फॉर्म नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स, पी वाई, ए वाई, टी एल, टी आई, जी टी आई, ठीक है, आराम से लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म। आईटीआर, यू डोंट हैव टू राइट फुल फॉर्म, एकदम मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स काटने का किसी की औकात नहीं है, कोई की हिम्मत नहीं कि इस चीज में मार्क्स काट दे। ये शॉर्ट फॉर्म्स पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, स्टैंडर्ड एकदम। 5 नंबर, इनकम टैक्स ऑफिसर असेसेस आईटीआर। इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे रिटर्न को पढ़ेगा, कैलकुलेशन देखिए वही सब सही है, चेक करेगा एकदम कि टैक्स सही जमा किया है कि नहीं किया है। ये सब आज मैं खाली अभी इंट्रो में बोल रहा हूं, ये सब डिटेल में बहुत अच्छे से आगे डाला हुआ है, मतलब आने वाले 2-3 क्लास में तुम देखोगे पूरा डिटेल में कवर होगा ये सब, एक एक वर्ड। ओके अभी तो खाली बस एक ऊपर ऊपर सुन रहे हो पहली बार। ये मैं बता चुका हूं तुम लोग को कि वो एक गलत फहमी होती है कि लोग सोचते हैं कि आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हो, नहीं, आप प्रीवियस ईयर में टैक्स दे देते हो। अब तुम्हारे लिए मैंने एक समरी बनाया है कंपैरिजन करने के लिए। प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बारे में 4 बातें। नंबर 1, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। सेकेंड, इट इज द ईयर इन विच यू पे एडवांस टैक्स, और इट इज द ईयर इन विच योर टीडीएस इज डिडक्टेड। मतलब कमाए भी और गवाए भी एक ही साथ, ठीक है। नाउ सुनो, मैंने ये जो मेरा कोचिंग सेंटर एलएलपी है, ये मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2016 में, मतलब इट स्टार्टेड, दैट वाज द फर्स्ट ईयर। तो जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था हम लोगों का वो था 16-17, दिसंबर 16 में स्टार्ट कराऊं तो 2016-17। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 16 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 17। पर क्या मेरे पहले साल में हम लोग 12 महीने ऑपरेशनल थे कि सिर्फ 4 महीने? सिर्फ 4 महीने। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या इनकम अर्न करना चालू कर रहे हो, तो जो आपका पहला वाला साल होता है वो 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं है, वो पार्शियल है, होगा ही। अरे तुम लोग सब जब क्वालिफाई करोगे तो तुम्हारी नौकरी क्या 1 अप्रैल को लगेगी? ये क्या हो रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं बीच में जा चुके लगेगी, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो तो पहला वाला केवल तुम्हारी लाइफ का जो साल होगा ना, उसमें योर प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 12 मंथ्स। लेकिन फिर तो कमाना चालू हो गया, फिर तो हर बार 12-12 महीने का होगा। खाली पहली बार ऐसा हो सकता है कि इट इज लेस देन 12 मंथ्स। 4 नंबर पॉइंट पढ़ो, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ्स। इट कैन हैपन ओनली इन योर फर्स्ट ईयर और योर लास्ट ईयर। या तो मेरे जीवन का जो पहला साल कमा रहा हूं उस वक्त होगा, या जब मेरा आखिरी साल कमा रहा हूं तब होगा कि बीच में मेरा काम बंद हो गया, बीच में मैंने कमाना चालू किया। नहीं तो ऐसे बार बार तो होना नहीं है ना। नॉर्मली तो प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का ही होगा, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। इधर असेसमेंट ईयर, नंबर 1, इट इज द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज असेस्ड। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स। वो तो गवर्नमेंट का कैलकुलेशन का साल है, वो पूरा ही होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर में भी जब 4 महीने काम किया तो अगला साल असेसमेंट ईयर तो पूरा ही माना जाता है बोलने के लिए। ये सब बस बोलने की बातें हैं, लेस देन 12 मंथ्स, मोर देन, इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब अब अगेन आई विल टेल यू, सच टेबल्स ऑफ डिफरेंस आर वेरी कॉमन इन लोअर क्लासेस। जैसे अभी जब तुम इंटरमीडिएट में हो तो इस चीज में फर्क बनाओ, डिफरेंस का टेबल बनाओ, ठीक है। तो हम लोग जब डिफरेंस का टेबल बनाते हैं तो हम लोग ऐसा ऐसा डिफरेंस बोलते हैं ना जिसका कोई लॉजिक सिर पैर नहीं होता। अब somebody can say previous year starts with P, assessment year starts with A, previous has got 7 character spelling, उसमें 10 character spelling। तो ये कोई डिफरेंस है क्या? ये काम का डिफरेंस है क्या? ये तो बात कर रहे हो बैठ के फालतू का। ये वही है जो आखिरी पॉइंट दोनों में लिखा, फालतू की बातें हैं। पर क्या है कि तुम लोग के एग्जाम में उनको फालतू चीजें भी पसंद है, पूछ सकते हैं, तो बता दिया, ठीक है। पर फालतू है, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन। अरे वो लेस देन खाली पहले साल होता है, नहीं तो जब मरो, मतलब मरोगे नहीं, मतलब जब रिटायर करोगे वगैरह, वो उस समय हो सकता है कि लेस देन 12 हो, नहीं तो वो तो 12 महीने का ही होता है, ठीक है।
असेसमेंट ईयर, वो तो असेसमेंट ईयर पूरा साल होता है, तो क्या कर ले? क्या मेरा एओ जो है वो 12 महीना बैठ के असेसमेंट करता है क्या? वो भी तो 1-2 महीना ही करता है खाली बोलने के लिए। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स, बट दिस इज लेस देन 12 मंथ्स। सुनने में मतलब इतना डर्टी साउंड कर रहा है ना, पर ये पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो बस ये इन सब को बोलते हैं ना कॉस्मेटिक डिफरेंस, मतलब झूठ मूठ का ऐसे लिपस्टिक वाला डिफरेंस लगा, बस है, कोई सेंस नहीं है इसका। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सब लाइन से आएगा टॉपिक, एक एक करके आते जाएगा, सब लाइन से, एवरीथिंग विल बी डन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल है, सुनो। अभी मैं एक छोटा सा पहले तुम्हारे साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट में यू नो लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के अंदर तकरीबन 550 एमपीज होते हैं, अप्रॉक्स कितने, 550 एमपी। और राज्यसभा के अंदर 250 एमपी के 250 एमपी होते हैं, ओके। तो लोकसभा राज्यसभा मिला के 800 एमपी के पास होते हैं लगभग, 800 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल ऑफ देम आर नॉट मिनिस्टर, ऑल ऑफ देम आर नॉट मिनिस्टर। 800 में से केवल 70 मिनिस्टर होते हैं, कितने, 70, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बना रखा है। मिनिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं मंत्रालय, ओके। जैसे यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट एंड टैक्सेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऐसे अलग अलग मंत्रालय हैं। तो हमारे जो चुने हुए नेता गए ऊपर 800 एमपी, उसमें से मंत्री कितने होते हैं, मिनिस्टर कितने होते हैं, सिर्फ 70। 70 के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, 70 के अंदर भी 30 टॉप मिनिस्टर होते हैं। 70 में भी बाइफर्केशन है। 70 के अंदर भी टॉप 30 मिनिस्टर जो है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, एकदम टॉप लेवल का, ओके। और 40 मिनिस्टर जो होते हैं वो जूनियर मिनिस्टर होते हैं। जो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। धोखा मत खाना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, वो है सेंट्रल मिनिस्टर ही, नाम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो धोखा मत खाना कि मिनिस्टर मतलब अच्छा हर स्टेट से होता होगा ना, रे हमारे देश में 40 स्टेट से क्या, नहीं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब जूनियर मिनिस्टर, ठीक है। तो 800 एमपी में से 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 40 जूनियर मिनिस्टर, नोन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वही यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। इनकम टैक्स कौन सा मिनिस्ट्री हैंडल करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनके वेबसाइट का नाम है फिनमिन, मजाक नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम क्या है, फिनमिन, फाइनेंस का फिनमिन। एक बार मैं शो कर रहा हूं ये वेबसाइट, ये गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑब्वियसली मेरा बनाया हुआ तो है भी नहीं। तुम लोग को ऊपर में नाम दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा लिखा हुआ है एकदम टॉप में, finmin.nic.in। NIC भी गवर्नमेंट वेबसाइट होता है, जैसे GOV होता है ना गवर्नमेंट वेबसाइट, NIC भी होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सरकार का ही वो। ये क्या लिखा है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारी मिनिस्टर कौन है, ये रही, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। शी इज व्हाट, कैबिनेट मिनिस्टर, वो टॉप 30 कैटेगरी में फॉल करती है, शी इज मिनिस्टर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सो एंड सो। इनके नीचे 2 जूनियर मिनिस्टर हैं। ये दोनों कौन है सर, जूनियर मिनिस्टर। जूनियर मिनिस्टर को अपने क्या बोलते हैं, बोलो, मिनिस्टर स्टेट। वो 40 के कोटा में से है ये 2 जन। इनका नाम भी लिखा हुआ है। क्या मुझे इनका नाम याद रखना है, मुझे किसी का नाम याद नहीं रखना है, ये खाली बस रेफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। ये सब जो अभी मैंने डिस्कशन किया, क्या ये एग्जाम में आएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, हेलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत सारा काम है, देश का बजट, पैसा आना जाना सब कुछ। वन ऑफ देम इज टैक्स। अच्छा, हम लोग जिसको टैक्स बोलते हैं सरकार के लिए तो वो रेवेन्यू है, कमाई, तो वो लोग उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स। अब 2 तरह के मेन टैक्स है, इनकम टैक्स, GST, कस्टम भी है, पर मेन 2 है ये। तो इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग बॉडी बनाया। इनकम टैक्स के लिए जो बॉडी, उसका नाम क्या है, CBDT, फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
हम लोग के सिलेबस में जब भी कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है ना तो वो CBDT लिखा हुआ रहता है वहां पे, क्योंकि यही निकाला है। इनकी वेबसाइट का नाम भी देख लो, incometaxindia.gov.in, अलग से एक वेबसाइट है, और फाइलिंग के लिए एक अलग है incometax.gov, मतलब दो वेबसाइट खोल रखे हैं। इनकम टैक्स बड़े लेवल पे होता है ना इसलिए, ओके। और GST वगैरह के लिए क्या है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आई एम ऑन इनकम टैक्स, ये ठीक है। अब ये इतना बड़ा टॉपिक पढ़े सर, इसमें याद क्या रखना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रखना है। ये तो नेचुरल याद रह जाएगा कि इसके लिए भी अलग से क्लास देनी पड़ेगी, CBDT, बस कुछ याद नहीं रखना है इसमें। समझने के लिए बस एक बार था, एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो पीछे वाला पेज हम लोग पढ़े इतना लंबा, ये याद नहीं रखना, ये तो कंसेप्ट है, ये तो नेचुरल याद रहेगा। देयर इज नथिंग टू लर्न ओवर हियर। नेक्स्ट क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। यहां पे आज मैं ये क्लास स्टॉप करूंगा। Tomorrow when we start our second class in the morning, we will start from heads of income. फिर heads of income से भयंकर डिस्कशन होगा। लास्ट आज की क्लास क्लोज करते बस एक बात बोल रहा हूं मैं, शुरू के क्लासेस में बहुत सारे शब्द वगैरह मैंने ऐसे यूज किए होंगे जो आपको आधे समझ में आए आधे नहीं समझ में आए, उसकी दिक्कत नहीं। वो सारे शब्द डिटेल में धूमधाम से सिलेबस के अंदर है, बाद में पूरा पढ़ेंगे, समय के साथ आएगा। ऑब्वियसली एक क्लास में सब कुछ कैसे समझ में आ सकता है, ठीक है? तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। तुम्हारा परिश्रम कंटिन्यू रहना चाहिए। परिश्रम इन द सेंस, नंबर 1, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज एवर इनफ इन इनकम टैक्स। इतना पढ़ लेंगे इनफ नहीं है, इतना पढ़ लेंगे इनफ नहीं है, बिल्डिंग भर के पढ़ लेंगे इनफ नहीं है, कुछ भी कर लेंगे इनफ नहीं है। इनकम टैक्स में, सिलेबस में और एग्जाम में कोई बाउंड्री नहीं है। जितना पढ़ लो कम है, कुछ और हो सकता है उसके आगे, ठीक है? मैं तुमको बाउंड्री के पार तक ले जाऊंगा, पर बाउंड्री के पार तो आकाश है, अब वो कितना भी आगे जा सकता है क्या पता। तो मैं तुमको पूरा बाउंड्री क्रॉस करा के उतना ज्यादा पढ़ाऊंगा, पर उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो कभी भी अपने ऊपर ये घमंड या दर्प करना कि इनकम टैक्स में जो मैं सीख लिया हूं या सीख चुकी हूं वही सब कुछ है, ये गलत है। बिकॉज कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, वी विल स्टडी 110, बट अगेन देयर इज नो लिमिट ऑफ 100, वो कितना भी ऊपर है, और आगे आगे नया 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 ज्ञान आते रहेगा। मैं इतने सारे सम्स कराऊंगा, मैं एक्स्ट्रा सम्स और करा दूंगा, फिर भी कोई लिमिट नहीं। मोर 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 मोर, मतलब मोर प्रैक्टिस का भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो परिश्रम का एटीट्यूड रखना है, यू कैन नॉट बी चिल्ड आउट, ओके। सेकंड, रिवाइज डेली। इनकम टैक्स आप नहीं करोगे उड़ जाएगा ब्रेन से ऐसे, ओके। आज की क्लास का रिवीजन वीडियो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा रात तक, और वो डेली रिवीजन चैनल पे जाएगा। अगले दिन सुबह जब मिलेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश टॉपिक। आई ऑलवेज इंश्योर, मैं कोशिश हमेशा ही करता हूं कि मेरी हर क्लास जो होती है ना वो सेपरेट रहे, पिछले क्लास से ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, ताकि स्टूडेंट आए तो नया क्लास, नई बातें हो, अच्छा लगे, मजा आए, ठीक है? स्टॉप करते हैं, थैंक यू।